नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, और उन लोगों को भी नमस्ते जो सिर्फ कमेंट्स पढ़ने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पढ़ाई प्लस कॉमेडी शो को, क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई भी जरूरी है और कॉमेडी भी, वरना कॉलेज और क्रश दोनों मिलकर रुला देते हैं। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, लेकिन उसे छोड़कर वही स्पेशल वाली, पर वो भी मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं लास्ट बेंच वाली अटेंडेंस हूं जो होती ही नहीं। पर कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है वो कैसे इंप्रेस होगी। और तुम भी वही सोच रहे हो। नहीं नहीं, वो नहीं, पढ़ ले बेटा, परीक्षा में पास होगा तो वही खुद डीएम में हाई लिखेगी। थोड़ा सपना देखने में क्या जाता है। तो भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के टॉप 20 प्रश्न, जिनके बारे में कॉलेज वाले कहते हैं इसे अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और अगले सेमेस्टर में कहते हैं ये तो आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ा दिया था। क्लासिक कॉलेज मूव। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार एजाइल के प्रश्न देख लेना। पिछले वीडियो में मैंने जो हाईलाइट किया था, परीक्षा में 55.71% वहीं से आ गया। भाई इतना प्रतिशत तो लोगों के प्यार में सफलता का भी नहीं होता। चलो दोस्तों, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। WC। अरे, वायरलेस कम्युनिकेशन, तुम लोग तो किसी और ही ट्रैक पर चले गए थे, ध्यान उधर दो। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ क्लासरूम में घूमती हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती। यहां कोई किताब वाला भारी भाषा नहीं, यहां मिलेंगे असली रियल लाइफ उदाहरण, इंडस्ट्री का असली मसाला, और ऊपर से हल्की फुल्की कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी के बिना इंजीनियरिंग चलती नहीं, और इसका सबसे बड़ा सबूत तुम लोग हो। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो परीक्षा में तुम्हारा प्रदर्शन देखकर टीचर भी बोलेगा, बेटा ये नोट्स कहाँ से लाए, हमने तो ये कभी पढ़ाया ही नहीं। मैं लाइक सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगता, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, निरमा वाला स्टाइल। अगर तुमने एजाइल का वीडियो देखा है तो तुम्हारी आंखों ने खुद कहा होगा, भाई ये सच में सिखाता भी है और हंसाता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का हंसी से भरपूर, परीक्षा फाड़ देने वाला एपिसोड। नमस्ते। कभी सोचा है वो जादू कैसे काम करता है जो रोज हमारी जेब में होता है? हाँ, बिल्कुल, मोबाइल फोन की ही बात हो रही है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जीएसएम नेटवर्क आखिर हमारी कॉल को एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचाता कैसे है। तो कभी दिमाग में आया है कि जैसे ही हम हेलो बोलते हैं, हमारी आवाज फुर्र और मीलों दूर पहुंच जाती है, मतलब पलक झपकते ही। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी, और आज हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनने में ये भले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है नहीं। हमने इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए जी हाँ, सिर्फ 3 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सब कुछ एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाएगा। तो फिर शुरू करें। सबसे पहली कड़ी है वो चीज जो अभी शायद हमारे हाथ में ही है, हमारा अपना फोन। सारी कहानी की जड़ कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं मोबाइल स्टेशन या MS। ये कुछ और नहीं, बस हमारा फोन और उसमें पड़ा सिम कार्ड है, दोनों को मिलाकर। तो जब भी कोई नंबर डायल होता है ना, तो सबसे पहला सिग्नल यही मोबाइल स्टेशन नेटवर्क को भेजता है। समझिए, यही है हमारी कहानी का हीरो। अच्छा, इसे और भी आसान बनाते हैं। चलिए एक पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, जो हम कॉल कर रहे हैं वो एक चिट्ठी है, और हमारा फोन वो कागज और कलम है जिस पर हमने वो चिट्ठी लिखी है। तो अब चिट्ठी तो तैयार है, पर इसे भेजना भी तो है। तो चिट्ठी, मेरा मतलब है सिग्नल, फोन से निकल चुका है। अब इसे कोई तो चाहिए जो इसे पकड़े, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है नेटवर्क के हाथ पैर की, यानी कि हमारे टावर्स की। अब ये जो बेस स्टेशन सब सिस्टम है, इसके भी 2 मेन हिस्से हैं। पहला है BTS, अरे वही हमारे घर के आसपास दिखने वाले मोबाइल टावर। इनका सीधा सा काम है फोन से सिग्नल पकड़ना। और दूसरा है BSC, यानी कंट्रोलर। इसे आप एक तरह का मैनेजर समझ लीजिए, जो बहुत सारे टावर्स को मतलब BTS को एक साथ कंट्रोल करता है। देखता है कि सारा ट्रैफिक सही से चल रहा है
या नहीं? चलिए वापस अपनी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर चलते हैं। तो जो टावर है यानी BTS, वो हो गया हमारा लोकल वाला पोस्ट बॉक्स जिसमें हम चिट्ठी डाल देते हैं, और BSC वो हो गया हमारा डाकिया जो उस पोस्ट बॉक्स से सारी चिट्ठियां जमा करता है और उन्हें आगे बड़े ऑफिस तक ले जाता है। सिंपल है ना? ओके, तो अब आते हैं सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, नेटवर्क का दिमाग। सारे बड़े बड़े फैसले यहीं होते हैं कि कॉल को किधर भेजना है, कैसे भेजना है, सब कुछ। और इस दिमाग का नाम है मेन स्विच यानी MSC। आप इसे एक बहुत ही होशियार ट्रैफिक पुलिस वाला समझिए। इसका काम है ये तय करना कि हजारों लाखों कॉल्स के ट्रैफिक में से हमारी कॉल को कौन से रास्ते से भेजना है ताकि वो सही जगह बिना जाम में फंसे पहुंच जाए। पर एक मिनट, इस MSC को पता कैसे चलता है कि कॉल भेजने कहाँ है? इसके लिए वो 2 खास डायरियों की मदद लेता है। पहली है HLR मतलब होम लोकेशन रजिस्टर। इसमें हमारी सारी परमानेंट जानकारी होती है, हमारा नंबर, हमारा प्लान, एक तरह से हमारा घर का पक्का पता। दूसरी है VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये एक ट्रैवल डायरी जैसी है। इसमें ये लिखा होता है कि हम अभी इस वक्त किस शहर या एरिया में हैं। तो लो जी, हमारी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी हो गई पूरी। MSC ही वो हेड पोस्ट ऑफिस है जो डाकिया यानी BSC से आई चिट्ठी को लेता है, फिर अपनी डायरियों मतलब HLR और VLR में पता चेक करता है और फट से चिट्ठी को सही पते पर भेज देता है। और कमाल की बात ये है कि ये सब 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। कमाल है ना? तो अब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो अब क्या करें? चलिए इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि जब हम कॉल का वो हरा वाला बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है। तो देखिए, होता ये है, सबसे पहले हमारा फोन यानी MS एक सिग्नल भेजता है। पास वाला टावर BTS उसे लपक लेता है। फिर उसका मैनेजर BSC जानकारी को सीधा नेटवर्क के दिमाग यानी MSC तक पहुंचा देता है। MSC फौरन अपनी डायरियों HLR और VLR से पूछता है, भाई ये नंबर अभी है कहाँ? जैसे ही पता मिलता है MSC कॉल को कनेक्ट कर देता है और बस बात शुरू। ठीक है, ये सब थ्योरी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या काम है? क्या ये पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी यूज होती है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। आज 4G और 5G के ज़माने में भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल हमारी वॉइस कॉल्स कनेक्ट करने के लिए इसी भरोसेमंद GSM सिस्टम के एक एडवांस्ड वर्जन का इस्तेमाल करती हैं। तो अगली बार जब कॉल एकदम क्रिस्टल क्लियर लगे ना, तो इसी सिस्टम को एक थैंक यू बोलना तो बनता है। और रुकिए, इसका एक और बहुत ज़रूरी काम भी है। याद है वो VLR वाली डायरी? क्योंकि नेटवर्क को हमेशा पता होता है कि कोई किस एरिया में है, इसी से कंपनियों को रोमिंग चार्ज लगाने और सही बिल बनाने में मदद मिलती है। तो ये सिर्फ कॉल ही नहीं जोड़ता, हिसाब किताब भी एकदम पक्का रखता है। तो देखा, आज हमने उस टेक्नोलॉजी को समझा जो न जाने कितने दशकों से हम सबको जोड़े हुए है। आज जो हम सुपर फास्ट 5G की बातें करते हैं ना, उसकी गगनचुंबी इमारत इसी सरल से दिखने वाले GSM सिस्टम की मजबूत नींव पर खड़ी है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना? नमस्कार। आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसने हमारे फोन को पहली बार सही मायनों में स्मार्ट बनाया। जी हाँ, ये कहानी है GPRS की, जिसने मोबाइल पर इंटरनेट की दुनिया का दरवाजा खोला। तो एक सवाल, आज हमारे फोन में क्या नहीं है? सब कुछ है, किसी सुपर कंप्यूटर की तरह। पर क्या यह हमेशा से ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। एक जमाना था जब फोन का मतलब सिर्फ एक चीज थी, कॉल करना। इंटरनेट वो तो दूर की बात थी। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए एंट्री होती है GPRS की। पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसको आप 2.5G भी कह सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो यही वो पहला सबसे जरूरी कदम था जिसने हमारे फोन को इंटरनेट से जोड़ा। तो एक फोन दो काम। GPRS ने आखिर ऐसा क्या किया जो पहले मुमकिन नहीं था? इसने एक ही डिवाइस को एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग काम करने की ताकत दी। चलिए समझते हैं कि ये आवाज और डेटा को एक साथ कैसे संभालता था। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, जो पुराना GSM नेटवर्क था वो एक टेलीफोन लाइन जैसा था, सिर्फ बात करने के लिए बस। GPRS ने क्या किया? उसने उसी लाइन पर एक कोरियर सर्विस शुरू कर दी। मतलब अब आप बात तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा भी भेज सकते हैं।
एक ही डिवाइस लेकिन अब दो काम। सवाल यह है कि ये होता कैसे था। तो मिलिए इसके पहले हीरो से, PCU यानी पैकेट कंट्रोल यूनिट। ये मोबाइल टावर के पास लगा एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका काम एकदम एक मैनेजर जैसा है। यह फैसला करता है कि फोन से जो सिग्नल आ रहा है वो एक वॉइस कॉल है या फिर इंटरनेट का डेटा। नेटवर्क के नए मैनेजर्स। तो PCU तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। GPRS ने नेटवर्क में दो नए और बहुत ही स्मार्ट मैनेजर बिठा दिए, और सच कहूं तो इन्हीं की वजह से GPRS इतना सफल हो पाया। इनमें से पहला मैनेजर है SGSN, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। इसे समझने के लिए आप इसे नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस मान लीजिए। जैसे ही कोई इंटरनेट से कनेक्ट होता है, SGSN का काम है ये देखना कि कनेक्शन एक्टिव है या नहीं, और फिर पूरे डेटा ट्रैफिक को संभालना, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह। और अब आता है दूसरा मैनेजर, GGSN, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। देखिए, अगर SGSN ट्रैफिक पुलिस है तो GGSN है नेटवर्क का मेन दरवाजा। इसका काम बहुत सिंपल है। यह हमारे मोबाइल नेटवर्क को बाहरी दुनिया से, मतलब इंटरनेट से जोड़ता है। ये वो गेटवे है, वो पुल है जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाता है। डेटा का सफर। अच्छा, तो अब हम सारे किरदारों को जान गए हैं, PCU, SGSN, GGSN। तो चलिए अब एक छोटे से डेटा पैकेट के सफर को ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि ये फोन से निकलकर इंटरनेट तक आखिर पहुंचता कैसे है। ये सफर ना बहुत सीधा और लॉजिकल है। स्टेप 1, फोन से सिग्नल निकला और पहुंचा PCU के पास। PCU ने फौरन पहचान लिया कि अरे ये तो डेटा है, कॉल नहीं। स्टेप 2, PCU ने उस डेटा को आगे बढ़ा दिया SGSN के पास, हमारे ट्रैफिक पुलिस के पास। SGSN ने कनेक्शन को मैनेज किया। और फिर आता है स्टेप 3, SGSN ने उस डेटा को GGSN को सौंप दिया, और GGSN ने मेन दरवाजा खोला और डेटा इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गया। सिंपल। असल जिंदगी में GPRS। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन GPRS का असर हमारी असली जिंदगी पर आज भी है, और वो भी एक बहुत ही जरूरी तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे जरूरी बात, कभी सोचा है कि जब हम कोई मोबाइल डेटा पैक लेते हैं तो टेलीकॉम कंपनी को कैसे पता चलता है कि कितना डेटा इस्तेमाल हुआ? इसका जवाब है GGSN। जी हां, आज भी इंडस्ट्री में GGSN का ही इस्तेमाल होता है डेटा यूसेज को ट्रैक करने के लिए। हमारे खर्च किए गए हर एक MB का हिसाब यही रखता है। तो देखा, यह सिर्फ कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, आज भी काम की है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। GPRS क्या था? यह पुराने GSM नेटवर्क का एक बेहद जरूरी अपग्रेड था। इसने नेटवर्क में दो नए स्मार्ट डिवाइस जोड़े, SGSN और GGSN। और सबसे बड़ी बात, इसी टेक्नोलॉजी ने मोबाइल पर इंटरनेट की क्रांति शुरू की। और ये बात एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाती है कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी की नींव ना ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी कदमों पर रखी जाती है। तो अगली बार जब फ़ोन पर 5G की सुपर फास्ट स्पीड का मज़ा ले रहे हों तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि इस सीधी साधी 2.5G टेक्नोलॉजी के बिना क्या आज 5G का भविष्य मुमकिन होता? नमस्ते। आज हम वायरलेस इंटरनेट की दुनिया की दो बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ को समझने वाले हैं। एक है वाईफाई और दूसरा है वाईमैक्स। नाम तो हम सबने सुने हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये असल में कितने अलग हैं? चलिए, आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही घर से एक कदम बाहर रखा और फोन का वाईफाई गायब? हम सब ने ये महसूस किया है ना, पर ऐसा होता क्यों है? तो भाई, इस सवाल का जवाब छिपा है दो अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ में, वाईफाई और वाईमैक्स। हैं तो दोनों ही वायरलेस, लेकिन इनका काम, इनकी ताकत और इनका मकसद एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई की। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, मतलब बिना तार के एक भरोसेमंद कनेक्शन। और दूसरी तरफ है वाईमैक्स। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नाम सुनकर ही थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि ये किसी बड़ी, मतलब बहुत बड़े लेवल की चीज है। तो ठीक है, नाम तो जान लिए, पर असल में इनमें फर्क क्या है? चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी बात एकदम साफ हो जाए। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा फर्क है इनकी रेंज का। वाईफाई की रेंज मुश्किल से 100 मीटर होती है, मतलब एक घर या छोटे ऑफिस के लिए एकदम बढ़िया।
वहीं दूसरी तरफ वाईमैक्स, ये तो 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा शहर या गांव। अब इस्तेमाल की बात करें तो वाईफाई हम अपने फोन, लैपटॉप को घर, कैफे या ऑफिस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जबकि वाईमैक्स का असली काम उन दूर दराज के गांवों और शहरों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां केबल बिछाना नामुमकिन सा है। और स्पीड, हाँ, वाईफाई कम दूरी में बहुत तेज स्पीड देता है, जबकि वाईमैक्स लंबी दूरी पर एक अच्छी स्टेबल स्पीड बनाए रखता है, भले ही वो वाईफाई से थोड़ी कम हो। अगर ये सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसे एक बहुत ही आसान और मजेदार उदाहरण से समझते हैं जो हमेशा याद रहेगा। देखिए कितना सिंपल है। वाईफाई को समझिए अपने घर के कॉर्डलेस फोन जैसा। जब तक घर के अंदर है तब तक बढ़िया काम करता है, बाहर निकलते ही सिग्नल बंद। और वाईमैक्स वो है एक मोबाइल फोन टावर की तरह जो मीलों दूर तक सिग्नल फैलाता है और पूरे इलाके को कनेक्ट करता है। अब तो फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा, है ना? चलिए अब किताबी बातों से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल दुनिया में, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे होता है। तो देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ऑफिस के अंदर सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन कहते हैं, बनाने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी ISPs, वो वाईमैक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि दूर दराज के गांवों तक बिना केबल बिछाए इंटरनेट पहुंचा सके, जहां केबल ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सबसे काम की बात जो याद रखनी है वो ये है, सीधी सी बात है, वाईफाई है छोटी दूरी के पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जैसे हमारे घर और ऑफिस, और वाईमैक्स है लंबी दूरी के पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के लिए, जो पूरे के पूरे शहरों और गांवों को जोड़ता है। तो अब वाईफाई और वाईमैक्स के बीच का फर्क तो साफ हो गया है, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी तो कभी एक जगह रुकती नहीं है। 5G और न जाने कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 10 सालों में हमारी ये वायरलेस दुनिया कैसी दिखेगी। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हमारे डिवाइस आपस में बात कैसे करते हैं? ज्यादातर टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई या ब्लूटूथ अपनी बात समझ लीजिए चिल्लाकर कहती हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो चिल्लाती नहीं बल्कि फुसफुसाती है। यह है अल्ट्रा वाइड बैंड यानी UWB, और ये लगभग चुपचाप हमारे गैजेट्स के कम्युनिकेट करने का तरीका बदल रही है। हाँ, सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर UW की दुनिया में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया में अपनी बात धीरे से लेकिन एकदम साफ साफ कह दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसको ना एक बड़े ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि वाईफाई और ब्लूटूथ एक भीड़ भरे कमरे में जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। उनके सिग्नल हर तरफ फैलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और इसी वजह से कभी कभी कनेक्शन धीमा हो जाता है। लेकिन UWB ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उसी कमरे में किसी के कान में जाकर सीधे फुसफुसा दिया हो। इसका सिग्नल एकदम सटीक, सीधा और सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचता है जिससे इसे बात करनी है। मतलब कोई फालतू का शोर नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो ये फुसफुसाने वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, पर तकनीकी तौर पर यह है क्या? चलिए अब इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि अल्ट्रा वाइड बैंड यानी UWB असल में है क्या चीज। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो UWB का मतलब है अल्ट्रा वाइड बैंड। इसे हम कम दूरी का एक सुपर फास्ट और सुपर सटीक वायरलेस कनेक्शन कह सकते हैं। ये सिर्फ डेटा भेजने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल रूलर की तरह भी काम करता है, जो दो डिवाइस के बीच की दूरी सेंटीमीटर तक की सटीकता से बता सकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, UWB ये सब करता कैसे है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे वाईफाई या ब्लूटूथ से इतना अलग और इतना असरदार बनाता है? चलिए इस फुसफुसाहट के पीछे के असली जादू को समझते हैं। UWB की सारी ताकत असल में इन 4 चीजों में छिपी है। पहली, ये बहुत ही कम बैटरी इस्तेमाल करती है। दूसरी, इसका सिग्नल भेजने का तरीका, जिसे पल्स सिस्टम कहते हैं, वो एकदम अनोखा है। तीसरी, ये चीज़ों की एकदम सटीक लोकेशन बता सकती है, यहाँ तक कि दीवारों के आर पार भी। और चौथी, ये कम दूरी में डेटा को रॉकेट की स्पीड से भेज सकती है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इसका सबसे बड़ा राज है।
जहां वाईफाई एक लगातार बहने वाली नदी की तरह सिग्नल भेजता है, वहीं UWB पानी की छोटी छोटी बूंदों की तरह, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या पल्स एक के बाद एक भेजता है। ये पल्स इतने छोटे और तेज होते हैं कि वे दूसरी टेक्नोलॉजी के सिग्नल्स को परेशान ही नहीं करते। यही तो वो फुसफुसाना है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं। तो इसकी सुपर फास्ट स्पीड का फायदा कहाँ मिलता है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी लगभग 10 मीटर यानी एक बड़े कमरे जितनी दूरी में सबसे बेहतरीन काम करती है। कम दूरी में ये बड़ी से बड़ी फाइलें पलक झपकते ही ट्रांसफर कर सकती है, जो इसे कई खास कामों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि ये एप्पल के एयरटैग से लेकर सैमसंग के स्मार्टफोन और नई गाड़ियों तक में पहले से ही मौजूद हैं। देखते हैं ये कहाँ हमारे काम आ रही है। इसका सबसे अच्छा और आम उदाहरण है नई गाड़ियों का कीलेस एंट्री सिस्टम। पुराने सिस्टम सिर्फ ये जानते थे कि चाबी पास में है, लेकिन UWB ये बता सकता है कि चाबी ठीक दरवाजे के बाहर है या कार के अंदर। और ये जो सटीकता है ना, ये सेफ्टी को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो होता यह है, जैसे ही कोई अपनी कार के पास पहुंचता है, कार और चाबी में लगे UWB चिप्स आपस में फुसफुसाकर एक दूसरे की एकदम सटीक लोकेशन पता कर लेते हैं। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि चाबी ठीक दरवाजे के बाहर कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी पर है, सिर्फ तभी दरवाजा अनलॉक होता है। ये UWB की प्रिसिशन की वजह से ही इतना ज्यादा सुरक्षित है। इसका एक और जबरदस्त इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और गोदामों में होता है। जरा सोचिए, एक मैनेजर अपने कंप्यूटर पर देख सकता है कि फैक्ट्री का कौन सा टूल या कौन सा सामान ठीक किस जगह पर रखा है, वो भी सेंटीमीटर की सटीकता के साथ। इससे समय और पैसा दोनों की भारी बचत होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी मुख्य बातें याद रखनी है? चलिए, इस फुसफुसाने वाली टेक्नोलॉजी के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से और भी साफ तरीके से समझ लेते हैं। ये टेबल असल में पूरी कहानी एक नज़र में बता देती है। पावर की बात करें तो UWB बहुत ही कम ऊर्जा लेता है, जिसका मतलब है डिवाइस की बैटरी ज्यादा चलेगी। सटीकता में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जहां वाईफाई मीटर में लोकेशन बताता है, UWB सेंटीमीटर में बताता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इंटरफेरेंस ना के बराबर है, मतलब ये दूसरे सिग्नल्स के लिए लगभग अदृश्य है। तो अगर कोई पूछे कि UWB क्या है, तो इसका सबसे सरल और सटीक जवाब ये है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो 3 काम बेहतरीन तरीके से करती है। बहुत कम पावर इस्तेमाल करना, कम दूरी में सुपरफास्ट डेटा भेजना और किसी भी चीज की एकदम सटीक लोकेशन बताना, बस। और अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका घर जानता है कि आप किस कमरे में हैं और उसी हिसाब से लाइट और म्यूजिक एडजस्ट कर देता है, या आप स्टोर में सिर्फ अपना फोन दिखाकर पेमेंट कर सकते हैं बिना उसे कहीं टैप किए। ये सब UWB से मुमकिन है। तो भविष्य में ये फुसफुसाने वाली टेक्नोलॉजी और क्या क्या कमाल कर सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीके को ना हमेशा के लिए बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की, या जिसे हम शॉर्ट में SDR भी कहते हैं। तो चलिए इसकी दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका वो पुराना सा रेडियो जिस पर बस गाने बजते हैं अचानक एक स्मार्टफोन बन जाए। एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप जब चाहें जो चाहें फंक्शन डाल सकें। है ना थोड़ा अजीब, पर यकीन मानिए यही तो SDR का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एक रेडियो को स्मार्टफोन बनाने वाला आइडिया है ना, इसी को हम SDR कहते हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा रेडियो है जो हार्डवेयर से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से चलता है। पर इसका असल मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, SDR एक ऐसा रेडियो सिस्टम है जिसकी असली पावर उसके अंदर लगे पुर्जों में नहीं बल्कि उसके कोड में है। मतलब ये कि अगर आपको रेडियो का काम बदलना है तो आपको कोई पेचकस या औजार उठाने की जरूरत नहीं है। अरे बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया और काम हो गया, सिंपल। अच्छा, इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम करते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी के पुराने और नए तरीके को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हार्डवेयर की क्या लिमिटेशंस थीं और सॉफ्टवेयर हमें कैसी आज़ादी देता है। तो देखिए, पहले क्या होता था, हर काम के लिए एक अलग मशीन। FM सुनना है तो अलग रेडियो ले आओ, वॉकी टॉकी पर बात करनी है उसके लिए अलग डिवाइस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो सर्किट थे ना वो एकदम फिक्स थे।
पर अब SDR के साथ कहानी पूरी तरह बदल गई है। मशीन एक ही है, लेकिन काम अनगिनत हैं। बस एक सॉफ्टवेयर बदला और वही डिवाइस आपका FM रेडियो भी बन गया, वाईफाई रिसीवर भी, और यहां तक कि सैटेलाइट सिग्नल पकड़ने वाला सिस्टम भी। कमाल है ना? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुराना रेडियो। समझ लीजिए एक बेसिक कैलकुलेटर की तरह था, जो सिर्फ एक काम कर सकता था, जोड़ना, घटाना। आप उससे फोटो तो नहीं खींच सकते थे, है ना? वहीं दूसरी तरफ SDR एक स्मार्टफोन की तरह है। हार्डवेयर तो वही है, लेकिन आप ऐप्स बदलकर उसे कभी कैमरा बना लेते हैं, कभी गेमिंग कंसोल, तो कभी टीवी। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये जादू होता कैसे है? आखिर एक ही मशीन इतने सारे अलग-अलग काम कैसे कर लेती है? जवाब बहुत सिंपल है, सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। और ये प्रोसेस ना सुनने में जितना कमाल का लगता है, उतना ही आसान भी है। देखिए, हार्डवेयर यानी कि जो मशीन है, वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। आपको बस उसका दिमाग यानी उसका सॉफ्टवेयर या कोड अपडेट करना होता है, और बूम, वही मशीन अब एक बिल्कुल नया सिग्नल पकड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो FM हो, वाईफाई हो या फिर 4G। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कहीं इस्तेमाल भी हो रही है? जवाब है बिल्कुल, और वो भी बहुत ही जरूरी जगहों पर। इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है मिलिट्री में। सोचकर देखिए, जंग के मैदान में दुश्मनों से अपनी बातचीत को सीक्रेट रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को बहुत तेजी से बदलना पड़ता है। SDR की मदद से ये काम बस एक सॉफ्टवेयर कमांड से पलक झपकते ही हो जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो SDR एक क्रांति लेकर आया है। जब 4G से 5G पर अपग्रेड करना होता है, तो कंपनियों को अब हर मोबाइल टावर पर जाकर फिजिकली हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है। वो बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और उनका पूरा नेटवर्क अपग्रेड हो जाता है। सोचिए, इससे कितना समय और पैसा बचता है। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? भविष्य आखिर जा किस तरफ रहा है? चलिए देखते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, हार्डवेयर बदलने की जगह हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। बस यही एक लाइन SDR की पूरी ताकत और भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को बयां करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी के एक नए दौर की शुरुआत है। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हार्डवेयर की सारी सीमाएं खत्म हो जाएं और सब कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो, तो रेडियो टेक्नोलॉजी की अगली लिमिट क्या होगी? हम इससे और क्या-क्या कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के इनोवेटर्स लिखेंगे। सोचने वाली बात है ना? नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्सर्ट में हो या मेले में और कॉल ही ना लगे, फोन पे बस कॉल फेल्ड लिखा आता रहता है? क्यों होता है ऐसा? चलिए आज इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, आखिर इतनी भीड़ में होता क्या है कि कॉल लगनी ही बंद हो जाती है? मतलब अचानक से नेटवर्क को क्या हो जाता है, जबकि बाकी दिनों में तो सब चंगा रहता है? तो इसका जवाब जो है ना, वो एक चीज में छुपा है जिसे कहते हैं चैनल असाइनमेंट। अब ये भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, पर है बहुत सिंपल। समझिए कि ये मोबाइल नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस वाला है। इसका काम है हर कॉल को एक अलग लेन या कह लें कि एक अलग रास्ता देना, ताकि सारी बातें एक दूसरे से टकराए नहीं और सब क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को ना एक बड़े ही मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि ये नेटवर्क की एक पार्किंग स्ट्रेटजी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पार्किंग। मतलब जब हम कॉल करते हैं तो हमारा फोन अपने लिए एक पार्किंग स्पॉट कैसे ढूंढता है? तो पहली स्ट्रैटेजी का नाम है रिजर्व्ड पार्किंग। मान लीजिए एक पार्किंग लॉट है और वहां हर स्पॉट पर किसी का नाम लिखा है, ये शर्मा जी का, वो वर्मा जी का। अब भले ही शर्मा जी की पार्किंग खाली पड़ी हो, वर्मा जी अपनी गाड़ी वहां नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क में भी ना कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह है वैले पार्किंग। इसमें क्या होता है, हम चाबी वैले को देते हैं और वो गाड़ी को जहां भी पहली खाली जगह दिखती है वहां पार्क कर देता है। कोई झंझट नहीं, कोई फिक्स स्पॉट नहीं, जो जगह खाली मिली वो इस्तेमाल हो गई। ये सुनने में ज्यादा स्मार्ट तरीका लग रहा है ना? तो अब तक जो हमने पार्किंग की कहानियां सुनी, चलिए अब उन्हें उनके असली टेक्निकल नामों से मिलाते हैं। एक है फिक्स्ड और दूसरा है डायनामिक। अब देखते हैं कि इन दोनों में असली फर्क क्या है और नेटवर्क आखिर इनको यूज कैसे करता है। अच्छा, तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं।
एक तरफ है हमारी रिजर्व्ड पार्किंग वाली स्ट्रैटेजी, जिसका टेक्निकल नाम है फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट यानी FCA। इसमें होता क्या है, हर टावर को अपने फिक्स्ड चैनल दे दिए जाते हैं, बस यही तुम्हारे हैं। नतीजा, ये सिस्टम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। सारे चैनल बिजी हुए तो कॉल लगेगी ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगी। अब दूसरी तरफ है हमारी वैलिड पार्किंग वाली स्ट्रैटेजी, डायनामिक चैनल असाइनमेंट या DCA। यहाँ जरूरत के हिसाब से एक बड़े से पूल में से चैनल उठाकर दे दिए जाते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है और नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करता है। हाँ, एक बात है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। अब आता है सबसे मजेदार सवाल कि आखिर ये दोनों स्ट्रैटेजी असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होती हैं। जाहिर सी बात है, एक भीड़ भरे शहर में नेटवर्क की जरूरतें एक सुनसान हाईवे से एकदम अलग होंगी। तो चलो देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां कब और कहां कौन सी स्ट्रैटेजी लगाती हैं। तो असल दुनिया में ऐसा होता है, जो भीड़ भाड़ वाले शहर होते हैं ना, वहाँ टेलीकॉम कंपनियां डायनामिक यानी DCA यूज करती हैं। इससे नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम नहीं लगता और एक ही टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम से बात कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शांत हाईवे या गांव होते हैं, जहां पता होता है कि कितने लोग होंगे, वहां फिक्स्ड यानी FCA से भी काम चल जाता है, क्योंकि वो सिंपल है और सस्ता भी पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि दोनों तरीकों में एक ट्रेड ऑफ है, एक तरह का समझौता। जो फिक्स्ड वाला तरीका है FCA, वो बहुत सिंपल और भरोसेमंद है, पर उसमें अक्सर नेटवर्क की कीमती जगह बर्बाद होती है। और जो डायनामिक वाला है DCA, वो बहुत एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है, मगर उसको संभालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, 5G और स्मार्ट सिटीज के आने वाले जमाने में, जहां हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी, क्या वहां इस फिक्स्ड यानी रिजर्व्ड पार्किंग वाली स्ट्रैटेजी के लिए कोई जगह बचेगी, या फिर सब कुछ पूरी तरह डायनामिक हो जाएगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में। कभी सोचा है कि फोन के सिग्नल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है, एक मैथ्स का सीक्रेट। आज हम लोग सेल टावर्स के उसी खास शेप के बारे में बात करेंगे, वो शेप जो हमें हमेशा कनेक्टेड रखता है। तो चलिए इस मजेदार पहेली को मिलके सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सा सवाल, फोन में सिग्नल आता कहां से है? जाहिर है सेल टावर से, ये तो सब जानते हैं। लेकिन असली खेल इस बात का है कि इन टावरों को लगाया कैसे जाता है। मतलब ऐसा क्या किया जाता है कि सिग्नल हर जगह बिना किसी रुकावट के पहुंचे। बस यहीं से इंजीनियरिंग का सारा कमाल शुरू होता है। और यहीं से ना नेटवर्क की असली पहेली सामने आती है। सोचकर देखिए, अगर किसी को पूरे के पूरे शहर में मोबाइल सिग्नल पहुंचाना हो, और वो भी ऐसे कि कहीं भी कोई डेड जोन ना बचे, तो ये किसी बहुत बड़ी पजल को सॉल्व करने जैसा है ना? जहां हर एक टुकड़ा अपनी बिल्कुल सही जगह पर फिट होना चाहिए। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि हमें एक ऐसा शेप चुनना है जो पूरे एरिया को कवर करे बिना कोई खाली जगह छोड़े। मतलब कोई नो सिग्नल जोन नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक टावर का सिग्नल दूसरे पर ज्यादा चढ़ना भी नहीं चाहिए, जिसे ओवरलैप कहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कॉल ड्रॉप होगी, इंटरनेट स्लो चलेगा, मतलब दिक्कत ही दिक्कत। तो फिर कौन से शेप्स हैं जो इस काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं? चलिए देखते हैं। कुछ शेप्स ऐसे हैं जो सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में नेटवर्क के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सर्कल यानी गोला, है ना? भाई सिग्नल टावर से चारों तरफ एक जैसा ही तो फैलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम कई सारे सर्कल्स को एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में अजीब सी खाली जगह बच जाती है। और अगर हम इन खाली जगहों को भरने के लिए सर्कल्स को और पास ले आएं, तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं, जिससे सिग्नल में इंटरफेरेंस होता है। मतलब या तो गैप रहेगा या ओवरलैप। दोनों ही सूरतों में नेटवर्क का तो नुकसान पक्का है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सर्कल, उसमें गैप्स भी हैं और ओवरलैप का भी खतरा, मतलब ये तो फेल हो गया। अच्छा, फिर स्क्वायर या चौकोर के बारे में क्या? ठीक है, ये खाली जगह तो भर देता है, पर ये सिग्नल के गोल फैलने वाले नेचर से मैच नहीं करता। और फिर आता है हमारा हीरो, हेक्सागॉन। इसमें ना कोई खाली जगह, ना कोई ओवरलैप, एकदम परफेक्ट फिट। तो ये तो क्लियर हो गया कि हेक्सागन ही विनर है।
पर सवाल ये है कि आखिर इस 6 कोनों वाले शेप में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या जादू है जो इसे मोबाइल नेटवर्क के लिए बेस्ट बना देता है। चलिए समझते हैं। देखिए, इसके 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कारण हैं। पहला, हेक्सागन्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं कि कोई भी खाली जगह बचती ही नहीं। दूसरा, ये एक दूसरे पर चढ़ते भी नहीं हैं, मतलब सिग्नल एकदम साफ सुथरा रहता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये वो शेप है जो सर्कल के सबसे ज्यादा करीब है, और क्योंकि सिग्नल गोल फैलता है तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। और ये कोई थियरी नहीं है जो सिर्फ कागज पर अच्छी लगती हो। पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब इंसानी इंजीनियरिंग और कुदरत दोनों एक ही जवाब पर पहुंचे तो समझ लीजिए कि वो जवाब वाकई बेस्ट है। असल दुनिया में भी यही होता है। जब जियो या एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां किसी शहर के लिए नेटवर्क प्लान करती हैं ना, तो वो एक खास सॉफ्टवेयर यूज करती हैं जिसे आरएफ प्लानिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये पूरे शहर के नक्शे को हजारों छोटे छोटे हेक्सागन्स में बांट देता है। इसी की मदद से इंजीनियर्स ये तय कर पाते हैं कि कम से कम टावर लगाकर शहर की हर गली, हर घर तक बेस्ट सिग्नल कैसे पहुंचाया जाए। और ये कमाल का आइडिया सिर्फ इंसानों का नहीं है। मधुमक्खियां, वो तो लाखों सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हैं। वो अपना छत्ता हमेशा हेक्सागन शेप में ही बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है सबसे कम मोम लगाकर सबसे ज्यादा शहद स्टोर करने का। सच में नेचर से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए मेन पॉइंट्स को फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। तो अगली बार जब फोन पे फुल नेटवर्क के डंडे दिखे ना, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे उस हेक्सागन का कमाल है। वही एक शेप जो बिना किसी गैप या ओवरलैप के हमें दुनिया से जोड़े रखता है। और इसके लिए हमें मधुमक्खियों और हमारे इंजीनियर्स दोनों को थैंक यू बोलना चाहिए। और आखिर में एक सवाल, आज तो हेक्सागन परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से 5G और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जिससे नेटवर्क और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो क्या ये परफेक्ट शेप हमेशा परफेक्ट रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शहर में एक ही वक्त पर लाखों लोग अपने मोबाइल फोन पर आराम से कैसे बात कर पाते हैं, जबकि हवा में जो फ्रीक्वेंसी हैं वो तो लिमिटेड है ना? तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का राज जानने वाले हैं। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो प्योर साइंस और स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुमकिन बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? देखिए, मोबाइल पर बात करने के लिए हम जिस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम है और बहुत महंगी भी होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर मोबाइल टावर को एक नई अलग फ्रीक्वेंसी दे दें। ऐसा करने लगे तो कुछ ही देर में सारी फ्रीक्वेंसी ही खत्म हो जाएंगी। तो फिर इसका हल क्या निकला? एक बहुत ही स्मार्ट जुगाड़, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। जी हां, ये वो चालाक तरीका है जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। तो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज आखिर है क्या भला? अरे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी को रीयूज करने, मतलब दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका है। लेकिन इसमें एक शर्त है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ उन्हीं टावरों को दोबारा दी जा सकती है जो एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर हों। ठीक है, तो नाम तो समझ आ गया फ्रीक्वेंसी रीयूज, पर यह असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है 7 टावर मेथड। मान लीजिए एक इलाके में पास 7 टावर हैं। अब होता क्या है कि इंजीनियर्स इन 7 टावरों को 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। इससे इनके सिग्नल आपस में टकराते नहीं है, सब साफ सुथरा रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब कोई 8वां टावर लगाया जाता है जो पहले वाले टावर से काफी दूर है, तो उसे फिर से वही पहले वाली फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है कि दोनों के सिग्नल एक दूसरे के रास्ते में कभी आएंगे ही नहीं। सिंपल। अगर ये सब सुन के थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, तो चलिए एक बहुत ही आसान रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं जिसे हम सबने महसूस किया है, एफएम रेडियो। जरा सोचिए, मुंबई में भी 98.3 एफएम बजता है और दिल्ली में भी 98.3 एफएम पर कोई चैनल आता है। दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं, पर क्या उनके गाने कभी आपस में मिक्स होते हैं? कभी नहीं। क्यों? वजह है दोनों शहरों के बीच की सैकड़ों किलोमीटर की दूरी।
ठीक यही वाला लॉजिक मोबाइल नेटवर्क में भी काम करता है, बस यहाँ दूरी शहरों के बीच नहीं बल्कि शहर के ही अलग-अलग कोनों में लगे टावरों के बीच होती है। ठीक है, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल दुनिया में हमारी जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ता है, ये जानना सबसे जरूरी है। इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। जवाब है लाखों। जी हाँ, इसी एक तकनीक की वजह से मुंबई जैसे घने शहर में लाखों लोग एक ही साथ बिना किसी रुकावट के अपने फोन पर बात कर पाते हैं। जरा सोचकर देखिए कि अगर ये तकनीक होती ही नहीं तो क्या होता। तो एक बड़े शहर में एक ही समय पर सिर्फ कुछ हजार लोग ही फोन पर बात कर पाते, बाकी सबको बस नेटवर्क बिजी का मैसेज मिलता रहता। मतलब हमारी आज की ये कनेक्टेड दुनिया मुमकिन ही नहीं होती। तो आज की सारी बातचीत से 3 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। पहली, मोबाइल कॉल्स के लिए फ्रीक्वेंसी एक कीमती और लिमिटेड चीज़ है। दूसरी, फ्रीक्वेंसी रीयूज का स्मार्ट तरीका इसी लिमिटेड चीज़ का बार बार इस्तेमाल करना मुमकिन बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसी एक जुगाड़ की वजह से आज करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर कनेक्टेड रह पाते हैं। तो अगली बार जब किसी का कॉल एक बार में आसानी से लग जाए ना, तो एक पल के लिए उस अदृश्य नेटवर्क और इस कमाल के जुगाड़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जिसने ये सब मुमकिन बनाया है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी में हमारे फोन कॉल कटती क्यों नहीं? आज हम उसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो ये कमाल करती है। ये एक ऐसी चीज है जिसका हम रोज अनुभव करते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। जरा सोचिए, आप हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहे हैं या ट्रेन में हैं और एक बहुत जरूरी फोन कॉल पर बात कर रहे हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आवाज एकदम साफ आ रही है और कॉल 1 सेकंड के लिए भी नहीं कटती। तो सवाल यही है कि ये होता कैसे है? जब हम लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं तो हमारा फोन एक ही टावर से हमेशा कैसे जुड़ा रह सकता है? आखिर वो कौन सी जादुई तकनीक है जो हमारी बातचीत को टूटने ही नहीं देती? इस जादू का बस एक ही नाम है, हैंड ऑफ। जी हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन को चलते फिरते भी मुमकिन बनाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, हैंड ऑफ वो प्रोसेस है जिसमें हमारा मोबाइल फोन बड़ी समझदारी से एक नेटवर्क टावर का सिग्नल छोड़कर दूसरे ज्यादा मजबूत सिग्नल वाले टावर से कनेक्ट हो जाता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी और सफाई से होता है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। अब ये जो हैंड ऑफ है, ये कोई एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है। असल में नेटवर्क इसे पूरा करने के लिए 2 अलग-अलग तरीके अपनाता है। दोनों का मकसद तो एक ही है, कॉल को बनाए रखना, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये 2 रणनीतियां हैं, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ। इनके नाम से ही इनके काम करने के तरीके का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग जाता है, पर असली फर्क इनकी प्रक्रिया में छिपा है। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उनके काम करने का तरीका। हार्ड हैंड ऑफ का सिद्धांत है ब्रेक बिफोर मेक, मतलब पहले तोड़ो फिर जोड़ो। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बंदर एक डाल छोड़कर दूसरी डाल पकड़ता है। वहीं सॉफ्ट हैंड ऑफ मेक बिफोर ब्रेक के सिद्धांत पर काम करता है, यानी पहले जोड़ो फिर तोड़ो, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह जिसमें बैटन पास होता है। हार्ड हैंड ऑफ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बंदर वाला उदाहरण। सोचिए, एक बंदर जब एक डाल को छोड़ता है, उसके बाद ही वो दूसरी डाल को पकड़ता है, तो बीच में एक बहुत छोटा सा पल ऐसा आता है जब वो हवा में होता है। ठीक वैसे ही हार्ड हैंड ऑफ में एक बहुत ही छोटे से मिलीसेकंड के लिए कनेक्शन टूटता है और इसी वजह से कॉल ड्रॉप होने का हल्का सा खतरा बना रहता है। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट हैंड ऑफ, जो बिल्कुल रिले रेस की तरह काम करता है। जैसे एक धावक बैटन तब तक नहीं छोड़ता जब तक दूसरा उसे मजबूती से पकड़ ना ले, है ना? वैसे ही यहाँ कनेक्शन एक पल के लिए भी नहीं टूटता। हमारा फोन कुछ देर के लिए दोनों टावरों से जुड़ा रहता है और जब नए टावर का सिग्नल पक्का हो जाता है तभी पुराने वाले को छोड़ता है। इसीलिए ये ज्यादा सेफ और भरोसेमंद तरीका है। तो हमने ये सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल दुनिया में क्या होता है? हमारे 4G और 5G नेटवर्क में इनमें से कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? चलिए देखते हैं कि आज के दौर में इंडस्ट्री किसे चुनती है। तो जवाब है सॉफ्ट हैंड ऑफ। जी हाँ, आज के मॉडर्न 4G और 5G नेटवर्क्स ज्यादातर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। ये बिना रुकावट वाला एक्सपीरियंस देता है। इसी के वजह से जब हम हाईवे पर तेज रफ्तार में होते हैं तब भी हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल बिना बफरिंग के चलती रहती है। कमाल है ना?
तो इस पूरी बातचीत से हमें जो एक मुख्य बात याद रखनी है वो क्या है? चलिए उसे एक बार फिर से बिल्कुल आसान भाषा में दोहराते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क बस इतना याद रखना है, हार्ड हैंड ऑफ यानी पहले तोड़ो फिर जोड़ो, और सॉफ्ट हैंड ऑफ जो आज इस्तेमाल होता है वो है पहले जोड़ो फिर तोड़ो। ये मेक बिफोर ब्रेक का सिद्धांत ही है जो हमारे मोबाइल एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और बिना रुकावट वाला बनाता है। तो अगली बार जब कोई किसी लंबी यात्रा पर हो और इसका फोन बिना किसी रुकावट के काम कर रहा हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य हैंड ऑफ प्रोसेस के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रही है। सोचने वाली बात है ना? आजकल फोन के बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। और फोन के लिए सबसे जरूरी क्या है? फुल नेटवर्क। लेकिन कभी सोचा है ये सिग्नल टावर से निकलकर इतनी सारी बिल्डिंग्स, दीवारों को पार करके हमारे फोन तक पहुंचता कैसे? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ये सवाल तो पक्का सबके मन में आता होगा, खासकर जब घर के किसी कोने में गए या बेसमेंट में या फिर लिफ्ट में और धड़ाम से सारे नेटवर्क बार्स गायब। अरे भाई, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बड़ा जरूरी कारण है, और इसे समझना काफी मजेदार है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए एक खुला मैदान है, आप आराम से बैठकर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं। आवाज कैसी आएगी? एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना? अब सोचिए आप किसी भीड़-भाड़ वाले शहर की तंग गलियों में खड़े हैं। अब वही कमेंट्री कैसी लगेगी? दबी-दबी सी, कमजोर सी, राइट? बस मोबाइल सिग्नल भी बिल्कुल उसी आवाज की तरह है, और शहर की जो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं ना, वो उन दीवारों की तरह हैं जो उस आवाज को, मतलब सिग्नल को रोकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जियो, एयरटेल, वी, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती हैं? भाई सिग्नल तो कमजोर होगा ही। तो यहीं पर सीन में एंट्री होती है प्रोपगेशन मॉडल्स की। ये समझ लीजिए कि ये टेलीकॉम इंजीनियर्स का एक सीक्रेट हथियार है, एक ऐसा टूल जिससे वो पहले ही पता लगा लेते हैं कि सिग्नल कहां तक जाएगा और कितना स्ट्रांग रहेगा। चलिए इस हथियार को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये प्रोपगेशन मॉडल्स हैं क्या भला? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये मैथ्स के कुछ बहुत ही स्मार्ट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले क्या करते हैं? ये हिसाब लगाते हैं कि भाई जब टावर से सिग्नल निकलेगा तो रास्ते में जो बिल्डिंग्स, पहाड़, पेड़ पौधे आएंगे, उनसे टकराकर वो कितना वीक हो जाएगा और फाइनली कितनी दूर तक जा पाएगा। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि पक्की साइंटिफिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये मॉडल्स करते क्या हैं। अब जरा ये देखते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो कौन से मेन खिलाड़ी हैं, मतलब कौन कौन से मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। हर मॉडल की अपनी एक खूबी है और उसे अलग अलग सिचुएशन के लिए बनाया गया है। तो ये हैं 3 मेन मॉडल्स। सबसे पहला है लॉन्गले राइस मॉडल। ये है पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों का स्पेशलिस्ट। जहां जमीन एक जैसी नहीं होती वहां ये काम आता है। दूसरा है ओकुमुरा मॉडल। इसे आप शहरों का बादशाह कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे टोक्यो जैसे बड़े शहर में हजारों रियल वर्ल्ड टेस्ट करके उनके डेटा से बनाया गया है। और फिर आता है तीसरा, हाटा मॉडल। ये असल में ओकुमुरा मॉडल का ही एक सिंप्लीफाइड, मतलब एक आसान मैथमेटिकल वर्जन है, और यही है इंडस्ट्री का असली सुपरस्टार। लेकिन एक मिनट, ये हाटा मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? मतलब सबसे ज्यादा यही क्यों चलता है? इसका राज है इसकी सिंप्लिसिटी में। क्योंकि ये ओकुमुरा का एक आसान सा फॉर्मूला है। इंजीनियर्स के लिए इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालना और फटाफट नेटवर्क प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए, इंडस्ट्री का सीधा सा नियम है, जो चीज इफेक्टिव भी हो और इजी टू यूज भी, वही चलेगी। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि असल में एक टेलीकॉम कंपनी इन मॉडल्स को यूज कैसे करती है। मतलब एक नया टावर लगाने का जो फैसला होता है वो आखिर लिया कैसे जाता है। ओके, तो सोचिए कि आपको नेटवर्क इंजीनियर बना दिया गया है। प्रोसेस कुछ ऐसा चलेगा। स्टेप 1, आप एक नई जगह ढूंढेंगे जहां टावर लगाया जा सकता है। स्टेप 2, अब आप कंप्यूटर पर हाटा मॉडल वाला सॉफ्टवेयर चलाएंगे। उस जगह की सारी डिटेल्स, मतलब वो कितनी ऊंचाई पर है, आसपास बिल्डिंग्स कैसी हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर में डालेंगे। सॉफ्टवेयर आपको एक प्रिडिक्शन देगा कि यहां से सिग्नल कितना दूर और कितना स्ट्रांग जाएगा। और फिर स्टेप 3, आप उस डेटा को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई, ये जगह टावर लगाने के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो ये जो पूरी मशक्कत है, ये कैलकुलेशंस, ये सिमुलेशन, इन सब का मकसद क्या है? मकसद है एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढना। सवाल यह है कि अगर हम यहां लाखों रुपए लगाकर एक टावर लगाते हैं, तो क्या इसका सिग्नल उस दूर वाली सोसाइटी के सबसे आखिरी घर तक पहुंचेगा? प्रोपगेशन मॉडल्स इसी एक बड़े सवाल का पक्का जवाब देते हैं।
चलिए, तो जो भी हमने अभी तक समझा उसकी जो मेन बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहली बात, प्रोपेगेशन मॉडल्स वो मैथ फॉर्मूले हैं जो मोबाइल सिग्नल की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाते हैं। दूसरी बात, ये रास्ते में आने वाली रुकावटों जैसे बिल्डिंग्स और पहाड़ों का पूरा हिसाब रखते हैं। तीसरी बात, ओकुमुरा मॉडल खास तौर पे शहरों के लिए डिजाइन किया गया है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हाटा मॉडल, जो ओकुमुरा का ही एक सिंपल वर्जन है, इस्तेमाल में आसान होने की वजह से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो बस अगली बार जब अपने फोन पर फुल नेटवर्क बाज देखकर चेहरे पर मुस्कान आए तो एक सेकंड के लिए सोचिएगा जरूर, उस बढ़िया सिग्नल के पीछे किसी इंजीनियर की घंटों की मेहनत है और शायद एक बहुत ही स्मार्ट मैथमेटिकल मॉडल। हो सकता है वो हाटा मॉडल ही हो जिसने ये पक्का किया कि सिग्नल आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी मेले में, कॉन्सर्ट में या भीड़ वाले बाजार में जाते ही अचानक फोन का नेटवर्क क्यों चला जाता है? आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि आखिर नेटवर्क कंपनियां इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ कैसे संभालती हैं। ये एक्सपीरियंस तो हम सबने कभी ना कभी किया ही है ना? किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हैं या किसी बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक फोन का इंटरनेट एकदम धीमा हो जाता है या कभी-कभी तो कॉल भी नहीं लगती। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और आज हम इसके पीछे की वजह को जानेंगे। तो ऐसा होता क्यों है? इसका एक सीधा सा जवाब है कैपेसिटी, यानी क्षमता। देखिए, हर मोबाइल टावर की एक लिमिट होती है कि वो एक समय पर कितने लोगों को सर्विस दे सकता है। अब जब एक छोटे से एरिया में जरूरत से ज्यादा लोग अपना फोन इस्तेमाल करने लगते हैं तो उस अकेले टावर पर लोड बढ़ जाता है और नेटवर्क जैम हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इस मुश्किल को सुलझाते कैसे हैं? नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये 3 मेन टेक्निक्स हैं। पहला है सेल स्प्लिटिंग, जिसमें एक बड़े एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। दूसरा है सेक्टरिंग, जहां एक ही टावर के सिग्नल को अलग अलग दिशाओं में फोकस किया जाता है। और तीसरा है माइक्रोसेल जोन, जो बहुत ही छोटे खास इलाकों के लिए कवरेज को बेहतर बनाता है। आज हम बात करेंगे पहली और सबसे कॉमन टेक्निक की, यानी सेल स्प्लिटिंग की। तो ये सेल स्प्लिटिंग आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सेल को स्प्लिट किया जाता है, यानी कि तोड़ा या बांटा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सेल स्प्लिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़े और भीड़भाड़ वाले नेटवर्क सेल को, जिस पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, कई छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। असल में इसका मतलब ये है कि एक बड़े ऊंचे टावर को हटाकर उसी एरिया में कम पावर वाले कई छोटे छोटे टावर लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है? सारा का सारा लोड बढ़ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले एक बड़ा टावर था जो एक समय में सिर्फ 100 यूजर्स को अच्छी स्पीड दे सकता था। जैसे ही 101वां यूजर कनेक्ट करने की कोशिश करता, नेटवर्क धीमा पड़ने लगता। आप देखिए कमाल, सेल स्प्लिटिंग के बाद उसी बड़े एरिया को 4 छोटे छोटे सेल्स में बांट दिया गया। अब हर छोटा टावर अपने आप में 100 यूजर्स को हैंडल कर सकता है। तो जहां पहले सिर्फ 100 लोग जुड़ पाते थे, अब कुल मिलाकर 400 लोग आराम से नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटी सीधी सीधी 4 गुना बढ़ गई। तो सेल स्प्लिटिंग से सिर्फ कैपेसिटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी सुधर जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, क्योंकि टावर छोटे होते हैं और कम पावर वाले, तो उनके सिग्नल आपस में टकराते नहीं। इससे नेटवर्क कंपनियां एक ही फ्रीक्वेंसी को पास पास के इलाकों में दोबारा इस्तेमाल कर पाती हैं, जिससे नेटवर्क और भी मजबूत हो जाता है। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है क्लासरूम का उदाहरण। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा क्लासरूम है जिसमें 100 बच्चे बैठे हैं और पढ़ाने वाला सिर्फ एक टीचर। जाहिर है बहुत शोर होगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अब अगर हम उस बड़े कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी कर दें और 2 टीचर रख दें, तो दोनों कमरों में 50-50 बच्चे होंगे। अब पढ़ाई भी अच्छी होगी और हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। सेल स्प्लिटिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में मोबाइल कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करती हैं? चलिए देखते हैं। ये बड़े बड़े मेट्रो शहरों में तो बहुत ही आम है। मान लीजिए कोई नई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनती है, तो क्या होता है? अचानक से उस इलाके में हजारों नए लोग रहने आ जाते हैं।
नतीजा ये होता है कि उस एरिया का पुराना नेटवर्क धीमा पड़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनियां ठीक वही करती हैं जो हमने अभी सीखा, सेल स्प्लिटिंग। वो उस बड़े टावर का लोड कम करने के लिए सोसाइटी के आसपास कई छोटे छोटे टावर लगा देती हैं। इंडस्ट्री की भाषा में इन्हें स्मॉल सेल्स कहते हैं। इससे नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ जाता है और लोगों को फिर से अच्छी स्पीड मिलने लगती है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या समझा। सीधी सी बात है, सेल स्प्लिटिंग एक ऐसी स्मार्ट टेक्निक है जिसमें एक बड़े और ओवरलोडेड नेटवर्क एरिया को कई छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि ज़्यादा लोग एक ही समय पर बिना नेटवर्क जैम हुए फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाता हूँ। जैसे जैसे हमारे शहर और भी घने होते जाएंगे और आबादी बढ़ती जाएगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ लगे नेटवर्क टावर भी लगातार छोटे और ज़्यादा होते जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर। शायद अगली बार जब आप किसी भीड़ वाली जगह पर अच्छा नेटवर्क देखें तो समझ जाइएगा कि ये इन्हीं छोटे छोटे सेल्स का कमाल है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शहर में लाखों लोग एक ही समय पर एक ही मोबाइल टावर का इस्तेमाल करके बिना किसी गड़बड़ के फ़ोन पर कैसे बात कर पाते हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। जब कोई फोन पे बात कर रहा होता है, उसी वक्त उसी शहर में हजारों और लोग भी फोन पर होते हैं, और ज्यादातर तो वो सब एक ही मोबाइल टावर से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि बातें आपस में मिक्स नहीं होती? किसी की आवाज किसी और को क्यों नहीं सुनाई देती? इसका जवाब 3 बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी में छिपा है: FDMA, TDMA और CDMA। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे सीधी साधी टेक्नोलॉजी से। इसका नाम है FDMA, और ये इस प्रॉब्लम का सबसे पहला सॉल्यूशन था। इससे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हर इंसान जिसे बात करनी है उसे अपना एक पर्सनल प्राइवेट कमरा दे दिया गया है। बस अब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह फिक्स है। असल दुनिया में ये अलग कमरा कुछ और नहीं बल्कि एक अलग फ्रीक्वेंसी है। होता यह है कि मोबाइल नेटवर्क के पूरे स्पेक्ट्रम को समझ लीजिए कि एक हाईवे की तरह छोटी छोटी लेन्स या चैनलों में बांट दिया जाता है, और जब कोई कॉल करता है तो उसे एक पूरी लेन सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए दे दी जाती है। ये टेक्नोलॉजी 1G नेटवर्क की जान थी। वो जो बड़े बड़े एंटीना वाले पहले मोबाइल फोन आते थे ना, वो सब इसी सिद्धांत पर काम करते थे। ये तरीका काम तो करता था पर बहुत एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बर्बाद हो जाती थी। मतलब एक लेन पर एक ही गाड़ी चल सकती थी, भले ही लेन कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो। तो जब फ्रीक्वेंसी यानी कि वो अलग कमरे कम पड़ने लगे, तो इंजीनियर्स ने एक नया और ज्यादा बेहतर तरीका निकाला, जिसे हम TDMA कहते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। अब वो अलग अलग कमरों वाली बात को भूल जाइए। सोचिए एक ही कमरा है और एक ही माइक, लेकिन नियम यह है कि हर कोई बारी बारी से बोलेगा। हर किसी को बोलने के लिए बस कुछ मिलीसेकंड का समय मिलेगा, लेकिन ये अदला बदली इतनी तेजी से होती है कि सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे बातचीत लगातार चल रही है बिना रुके। यही TDMA का मूल मंत्र है। यहाँ फ्रीक्वेंसी तो एक ही रहती है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को समय के छोटे छोटे टुकड़ों यानी टाइम स्लॉट्स में बांट दिया जाता है। आपकी कॉल को एक टाइम स्लॉट मिलता है, किसी और की कॉल को दूसरा, और यह साइकिल इतनी तेजी से घूमता रहता है कि कोई रुकावट महसूस ही नहीं होती। और ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कदम था। 2G का जो पूरा दौर था जिसमें वो नोकिया के मजबूत और आइकॉनिक फोन आते थे, वो सब TDMA पर ही चलते थे। इसने एक ही फ्रीक्वेंसी पर FDMA के मुकाबले कई गुना ज्यादा लोगों को एक साथ बात करने की सुविधा दी। कमाल था, है ना? लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसके बाद एक और भी जबरदस्त तरीका आया जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन के खेल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक ही बड़ा सा हॉल है जिसमें सब लोग एक साथ एक ही समय पर बोल रहे हैं। कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई तमिल में, मतलब बहुत शोर है। लेकिन आपको सिर्फ वो ही बात साफ साफ सुनाई देगी जो आपकी अपनी भाषा में हो रही है। बाकी सब आपके लिए बस एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह होगा। CDMA बिल्कुल इसी तरह काम करता है।
यहाँ हर कोई एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही समय का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हर कॉल को एक यूनिक डिजिटल कोड या कह लीजिए एक सीक्रेट भाषा दी जाती है। आपका फोन सिर्फ उसी कोड वाली बातचीत को सुनता और समझता है और बाकी सारी कॉल्स को इग्नोर कर देता है। ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी 3G नेटवर्क का आधार बनी। इसका सबसे बड़ा फायदा था बेहतर सिक्योरिटी और क्रिस्टल क्लियर आवाज, क्योंकि उस यूनिक कोड की वजह से कॉल्स का आपस में मिक्स होना या किसी और का आपकी बात सुनना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो हमने FDMA, TDMA और CDMA को एक एक करके समझ लिया, पर जब इन्हें एक साथ रखकर देखें तो असली फर्क कहाँ नजर आता है? चलिए अब इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं। सवाल यह है कि आखिर इन तीनों में कौन बेहतर था और कैसे? चलिए इस टेबल में एक नजर डालते हैं और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो देखिए, कहानी एकदम साफ है। सबसे पहले आया FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ये 1G का जमाना था और इसका फंडा सिंपल था, हर यूजर को अपनी अलग फ्रीक्वेंसी यानी अपना अलग कमरा। फिर आया TDMA यानी टाइम डिवीजन, जिसने 2G नेटवर्क की दुनिया बनाई। इसमें फ्रीक्वेंसी तो एक ही थी, पर सबको बात करने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट मिलते थे, मतलब बारी बारी से बोलने का मौका। और आखिर में आया गेम चेंजर CDMA यानी कोड डिवीजन, जो 3G की जान था। इसमें तो सब एक ही समय और फ्रीक्वेंसी पर बात करते थे, लेकिन हर किसी की भाषा यानी कि सीक्रेट कोड अलग था। तो अगर कोई पूछे कि इन तीनों का निचोड़ क्या है, तो बस ये एक लाइन याद रखनी है। FDMA ने रिसोर्स के तौर पर फ्रीक्वेंसी को बांटा, TDMA ने समय को बांटा और CDMA ने हर बातचीत को एक अनोखा कोड देकर सबको एक साथ जगा दी। आज हमने 1G से 3G तक का शानदार सफर समझा, लेकिन अब तो हम 4G और 5G की दुनिया में हैं, जहां OFDM और OFDMA जैसी और भी एडवांस तकनीकें आ गई हैं। तो अगली बार जब फोन पर बात हो तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि आज के दौर में सिग्नल शेयर करने के ये तरीके और कितने स्मार्ट और विकसित हो चुके होंगे। नमस्कार। चलिए आज उस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हमारी फ़ोन कॉल्स मुमकिन हो पाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं TDMA की, वो स्मार्ट सिस्टम जिसने हमारी बातचीत करने का तरीका ही बदल दिया। आइए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि एक ही शहर में एक ही वक्त पर लाखों लोग बिना किसी दिक्कत के अपने अपने फोन पर कैसे बात कर लेते हैं? मतलब हवा में सिग्नल भेजने के रास्ते यानी फ्रीक्वेंसी तो लिमिटेड है ना? तो ये सब होता कैसे है? तो असली चैलेंज यहीं पर आता है। हमारे पास सिग्नल भेजने के लिए गिने चुने हवाई रास्ते हैं, जिन्हें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पर फोन यूजर्स तो करोड़ों में हैं। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स ने इस एक छोटे से रास्ते पर इतनी सारी ट्रैफिक को मैनेज कैसे किया? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार आइडिया से निकला, TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर हम रास्ता नहीं बांट सकते तो चलो हम समय को ही बांट लेते हैं। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई लोगों को बारी बारी से बोलने का मौका दिया जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि एक मीटिंग चल रही है और बोलने के लिए माइक सिर्फ एक ही है। तो मान लीजिए कि जो मॉडरेटर है वो हमारा सेल टावर है और जो माइक है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। मॉडरेटर पहले राम को कुछ सेकंड के लिए माइक देता है। जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है, फटाक से माइक शाम को दे दिया जाता है। माइक तो एक ही रहा, पर समय के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने से दोनों अपनी अपनी बात कह पाए। बस TDMA भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अच्छा, तो मीटिंग वाला उदाहरण तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि असल में फोन और नेटवर्क इसे टेक्निकली कैसे करते हैं। तो होता क्या है, देखिए, इसके बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी को समय के बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। इन्हें कहते हैं टाइम स्लॉट्स। फिर नेटवर्क पर मौजूद हर फोन को उसका अपना एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। और आखिर में फोन सिर्फ और सिर्फ अपने ही टाइम स्लॉट में डेटा भेजता या रिसीव करता है। बाकी टाइम वो चुपचाप अपनी अगली बारी का इंतजार करता है। अच्छा, पर यह कैसे तय होता है कि एक फ्रीक्वेंसी पर कितने लोग बात कर पाएंगे? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर मैथ्स है। इंजीनियर्स इसके लिए एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे देखते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं। N का मतलब है कि कुल कितने यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। M है कि समय को कितने स्लॉट्स में काटा गया है। B टोट को एक चौड़ा हाईवे समझिए।
बी गार्ड उस हाईवे पर 2 लेन्स के बीच की खाली सेफ्टी पट्टी है ताकि सिग्नल्स आपस में ना टकराएं। और BC है हर एक यूजर को लगने वाली लेन की चौड़ाई। बस इसी हिसाब से नेटवर्क पता लगाता है कि हाईवे पर एक साथ कितनी गाड़ियां चल सकती हैं। तो ये थियोरी और फॉर्मूला तो हो गया, पर असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? क्या हमने इसे देखा है? अरे बिल्कुल देखा है, और हम सबने इसे इस्तेमाल भी किया है। इसका सबसे बड़ा और सबसे क्लासिक उदाहरण है GSM। जी हाँ, हमारा वही पुराना भरोसेमंद 2G नेटवर्क। दुनिया भर में अरबों फोन कॉल्स सालों तक इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो मुमकिन हुई। और ये देखिए कि ये कितनी तेजी से होता है। जब कोई 2G पर बात कर रहा होता है तो सेल टावर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में एक यूजर को, फिर अगले पल दूसरे को, फिर तीसरे को टाइम स्लॉट देता है और फिर वापस पहले यूजर की बारी आ जाती है। ये अदला बदली इतनी तेज होती है कि हमारे कानों को भनक तक नहीं लगती कि हमारी कॉल बीच में कट भी रही है। जरा सोचिए, एक नेटवर्क में हर मिनट ये अदला बदली लाखों बार होती है। बस यही वो अविश्वसनीय स्पीड है जो इतने सारे लोगों को एक ही समय पर बात करने की सुविधा देती है। कमाल है ना? तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज TDMA के बारे में क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो TDMA के बारे में ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, एक फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारे यूजर्स। दूसरी, इसका असली राज फ्रीक्वेंसी को नहीं बल्कि समय को बांटने में है। तीसरी, हर यूजर को अपना एक पक्का टाइम स्लॉट मिलता है। और चौथी और सबसे जरूरी, यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने 2G को पूरी दुनिया में इतना कामयाब बनाया। तो अगली बार जब कोई 5G की तेज स्पीड का मजा ले तो एक पल के लिए TDMA के बारे में जरूर सोचिएगा। ये वो मजबूत नींव है जिस पे आज की पूरी वायरलेस दुनिया खड़ी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की इस 5G दुनिया में इन पुराने सिद्धांतों का कोई महत्व है? नमस्कार। कभी सोचा है कि जब घर पर फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब के सब एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े होते हैं तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर ये सारे डिवाइस एक ही नेटवर्क को बिना किसी लड़ाई झगड़े या गड़बड़ी के शेयर कैसे कर लेते हैं। तो असल में ये सवाल यही है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी हो रही है जहां हर कोई एक ही साथ बोलने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा? जाहिर है बहुत शोर होगा, किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। बस नेटवर्क में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और इसी को हम टकराव या कोलिजन कहते हैं। अब इस मुश्किल सी लगने वाली चीज को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का उदाहरण लेंगे। मान लीजिए एक घर है जिसमें बाथरूम सिर्फ एक है और उसे इस्तेमाल करने वाले लोग कई हैं। बस यही छोटा सा उदाहरण हमें आज की इस बड़ी टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करेगा। तो इस समस्या का जो हल है वो छिपा है CSMA में। इसका पूरा नाम है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। खैर, नाम पे मत जाइए, इसका जो मूल मंत्र है वो बहुत आसान है। बोलने से पहले सुनो। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी बाथरूम का दरवाजा खोलने से पहले एक बार चेक कर लेता है कि वो खाली है या नहीं। नेटवर्क में भी डिवाइस डेटा भेजने से पहले यही करते हैं, वो सुनते हैं कि लाइन फ्री है या नहीं। अब मजेदार बात यह है कि इस सुनने के भी अलग अलग तरीके या कहने की स्टाइल हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इन तरीकों को 3 मजेदार किरदारों में बांट दिया है। एक है जिद्दी, दूसरा है समझदार और तीसरा है जुआरी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे जिद्दी दोस्त से। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे परसिस्टेंट CSMA कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह तरीका थोड़ा सा बेसब्र और अड़ियल किस्म का है। अगर हम अपने बाथरूम वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये उस इंसान की तरह है जो दरवाजे का हैंडल पकड़ के ही खड़ा हो गया है। वो बस इस इंतजार में है कि कब दरवाजा खुले और वो फौरन बिना 1 सेकंड गंवाए अंदर घुस जाए। तो टेक्निकली ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। डिवाइस लाइन चेक करता है। अगर लाइन बिजी है तो वो लगातार उस पर कान लगाए रखता है और जैसे ही जिस पल लाइन खाली मिलती है वो तुरंत अपना डेटा भेज देता है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर 2 ऐसे ही जिद्दी डिवाइस एक साथ इंतजार कर रहे हों तो? जी हां, बिल्कुल सही, दोनों एक साथ डेटा भेजेंगे और हो जाएगी टक्कर। चलिए, अब जिद्दी वाले से तो मिल लिए, अब आते हैं दूसरे और कहीं ज्यादा समझदार तरीके पर। इसे कहते हैं नॉन परसिस्टेंट CSMA और ये जिद्दी वाले से काफी अलग
और सब्र वाला है। हमारा ये समझदार व्यक्ति जब बाथरूम का दरवाजा बंद देखता है तो वो वहीं खड़ा नहीं रहता। वो सोचता है, ठीक है, अभी कोई अंदर है, मैं थोड़ी देर बाद आकर दोबारा चेक कर लूंगा। मतलब वो ना अपना टाइम वेस्ट करता है, ना वहां फालतू की भीड़ लगाता है। तो इसका नियम बहुत सीधा सा है। डिवाइस लाइन चेक करता है। अगर लाइन व्यस्त मिलती है तो वो लगातार सुनने के बजाय एक रैंडम यानी कि एक अंदाजे से तय किए हुए टाइम के लिए रुक जाता है और फिर बाद में आकर लाइन को दोबारा चेक करता है। इससे क्या होता है? इससे टक्कर होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी किरदार की, जुआरी। इसका असली नाम है परसिस्टेंट CSMA। और ये, जैसा कि नाम से ही लगता है, थोड़ा हिसाब किताब और थोड़ी संभावना यानी प्रोबेबिलिटी पर चलता है। ये उस इंसान जैसा है जो देखता है कि बाथरूम तो खाली है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए सोचता है, क्या मुझे अभी जाना चाहिए या शायद 1 मिनट और रुक जाना बेहतर होगा। वो एक तरह से दांव खेलता है। ये वाला तरीका ना खास तौर पर उन सिस्टम्स के लिए बना है जहां टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों या स्लॉट्स में बांटा जाता है। जब डिवाइस को लाइन खाली मिलती है तो वो फौरन डेटा नहीं भेजता। वो एक प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए 70% चांसेस के साथ डेटा भेजता है और 1 - यानी बाकी के 30% चांस के साथ वो अगले टाइम स्लॉट का इंतजार करने का फैसला करता है। ठीक है, तो ये 3 मजेदार कैरेक्टर तो हमने देख लिए, जिद्दी, समझदार और जुआरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में इनका क्या काम है? क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे आपके घरों और ऑफिस में लगा वाईफाई नेटवर्क। जी हाँ, आपका जो राउटर है और उससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सब इसी समझदार यानी नॉन परसिस्टेंट तरीके का एक एडवांस वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जिसे CSMA/CA या कोलिजन अवॉइडेंस कहते हैं। ये सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि डेटा भेजने से पहले एक छोटा सिग्नल भेजकर नेटवर्क को आगाह भी करता है। पुराने वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल होता था। इसी समझदार प्रोटोकॉल की वजह से आज हमारे नेटवर्क इतने सारे डिवाइसेस का लोड आराम से उठा पाते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन तीनों तरीकों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएं। एक सीधी सीधी तुलना से इनके फायदे और नुकसान का पूरा अंदाजा लग जाएगा। देखिए, ये टेबल सब कुछ एक ही बार में साफ कर देती है। पहला, जिद्दी तरीका, जो खाली होते भेजता है। इसमें टक्कर का खतरा सबसे ज्यादा है। दूसरा, समझदार तरीका, जो रुककर बाद में चेक करता है। इसमें टक्कर का खतरा सबसे कम है और इसीलिए नेटवर्क ज्यादा स्टेबल रहता है। और आखिर में है जुआरी तरीका, जो संभावना के आधार पर भेजता है। ये इंतजार करने और जल्दी भेजने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जो कुछ खास तरह के नेटवर्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अगली बार जब घर पर सब लोग एक साथ अपना अपना फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ एक ही वाईफाई पर चला रहे हों और सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा हो, तो याद रखिएगा, इसके पीछे वही समझदार वाला तरीका है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। ये एक छोटा सा नियम है, पर इसी के वजह से हमारी ये डिजिटल दुनिया इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से चलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके घर में पहले से ही मौजूद है, पर चुपचाप अपना काम कर रही है। इसका नाम है ZigBee। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो स्मार्ट बल्ब या छोटे छोटे सेंसर होते हैं, इनकी बैटरी सालों साल कैसे चल जाती है? मतलब हमारा फोन तो हर रोज चार्जिंग मांगता है ना, तो इनमें ऐसा क्या खास है? इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी में छुपा है। और वो टेक्नोलॉजी है ZigBee। इसको आप समझ लीजिए वाईफाई का एक छोटा भाई। जहां वाईफाई का काम है हाई स्पीड इंटरनेट और ब्राउजिंग जैसी भारी चीजें संभालना, वहीं ZigBee को एक ही खास काम के लिए डिजाइन किया गया है, छोटे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, वो भी ना के बराबर पावर इस्तेमाल करके। यहां देखिए, जब हम ZigBee और वाईफाई को आमने सामने रखते हैं तो एक मजेदार चीज पता चलती है। आप देखेंगे कि ZigBee की स्पीड धीमी है, तो लगेगा कि ये तो इसकी कमजोरी है ना? पर सच तो यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ये बहुत कम डेटा भेजता है और इसीलिए इसकी बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ही कम होती है। मतलब ये छोटे सेंसर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जिन्हें दिन में बस 1-2 बार थोड़ा सा डेटा भेजना होता है। चलिए, इस टेक्नोलॉजी को और भी आसान बनाने के लिए इसकी तुलना एक ऑफिस टीम से करते हैं। बस ये सोचिए कि ZigBee एक पूरा का पूरा स्मार्ट ऑफिस है, जहां सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो इस स्मार्ट ऑफिस टीम में 3 मेन किरदार हैं।
एक है बॉस, दूसरा है मिडलमैन यानी बिचौलिया, और तीसरा है हमारा वर्कर। हर किसी का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं द बॉस, जिनका टेक्निकल नाम है ZigBee कोऑर्डिनेटर। ये पूरे नेटवर्क के मालिक हैं, समझ लीजिए। जैसे एक मैनेजर के बिना ऑफिस शुरू ही नहीं हो सकता, वैसे ही कोऑर्डिनेटर के बिना ZigBee नेटवर्क बन ही नहीं सकता। यही नेटवर्क शुरू करता है और सारे रूल्स बनाता है। और हाँ, हर टीम में बॉस तो एक ही होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। टीम का अगला मेंबर है मिडलमैन यानी ZigBee राउटर। इसका काम है डेटा को इधर से उधर पहुंचाना, बिल्कुल ऑफिस के एक रनर की तरह। बॉस से मैसेज लिया, वर्कर तक पहुंचाया, वर्कर की बात ली और बॉस तक ले गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नेटवर्क की रेंज को बढ़ाता है ताकि सिग्नल घर के हर कोने तक आसानी से पहुंच जाए। और आखिर में आते हैं टीम के असली मेहनती कर्मचारी, द वर्कर, जिसे हम कहते हैं ZigBee एंड डिवाइस। इसका काम एकदम सिंपल है। मान लीजिए इसका काम है टेम्परेचर बताना, तो ये उठेगा, टेम्परेचर रिपोर्ट करेगा और काम खत्म होते ही ये सो जाता है, यानी डीप स्लीप मोड में चला जाता है। और दोस्तों, यही वो राज है जिससे इसकी बैटरी सालों तक चलती है। तो हमने टीम के मेंबर्स से तो मुलाकात कर ली, पर सवाल ये है कि ये सब लोग एक साथ एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं? इसका जवाब है मैश नेटवर्क। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। सोच के देखिए, अगर एक मिडलमैन यानी राउटर किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या मैसेज रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। डेटा इतना होशियार है कि वो फौरन कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये खूबी ZigBee नेटवर्क को बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। तो ये ऑफिस वाली कहानी तो ठीक है, पर असली जिंदगी में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहाँ होती है? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ZigBee का सबसे आम इस्तेमाल होता है स्मार्ट होम्स में। स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट लॉक्स, टेम्परेचर सेंसर्स, इन सब में अक्सर ZigBee ही होता है। इसके अलावा आजकल जो नए स्मार्ट बिजली मीटर लग रहे हैं, उनमें भी ZigBee का ही इस्तेमाल होता है। इससे बिजली कंपनी दूर से ही आपकी रीडिंग ले पाती है। इसका एक बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है फिलिप्स ह्यू के स्मार्ट बल्ब्स। ये दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर हैं और ये पूरी तरह से ZigBee टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई स्मार्ट डिवाइस देखें तो हो सकता है कि उसके अंदर एक छोटी सी ZigBee की ऑफिस टीम ही काम कर रही हो। चलिए, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक झटपट रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जाना। तो आज हमने सीखा कि ZigBee एक कम पावर वाली लेकिन बहुत स्मार्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसकी एक पूरी ऑफिस टीम है जिसमें एक बॉस होता है, कुछ मिडलमैन होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत मैश नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे स्मार्ट बल्ब्स और मीटर्स को सालों तक जिंदा रखता है। तो अब जब आप ZigBee की इस स्मार्ट दुनिया को समझ गए हैं तो जरा सोचिए, आपके घर में ऐसी और कौन सी चीजें हो सकती हैं जिन्हें स्मार्ट बनाने के लिए ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी काम आ सकती है? जरूर सोचिए। सोचिए, एक क्लिक किया और मूवी शुरू। बिना अटके वीडियो कॉल्स और बड़ी-बड़ी फाइल्स सेकंडों में डाउनलोड हो जाती हैं। लगता है ना किसी जादू की तरह? पर यह जादू नहीं है, इसके पीछे है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी। आज हम इसी टेक्नोलॉजी के राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जो हमारी डिजिटल दुनिया को इतनी तेज रफ्तार देती है। सबसे पहला सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये कि हाई डेफिनेशन वीडियो बिना उस गोल गोल घूमते बफरिंग सिंबल के एकदम मक्खन की तरह कैसे चल जाते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार चीज में छिपा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरह काम करती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे सड़कों पर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, वैसे ही इंटरनेट पर डेटा को। और बस यही है तेज इंटरनेट का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसे समझने के लिए ना एक सिंपल सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 100 लोगों को शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजना है। अब दो ऑप्शन है, या तो एक बड़ी सी बस में सबको भर दो या फिर 100 अलग अलग बाइक दे दो। कौन सा तरीका बेहतर होगा? अब स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है पुराना तरीका, यानी एक ही बड़ी बस, सारा डेटा एक साथ। अब जाहिर है ये बस तो मेन रोड पर ट्रैफिक में फंसेगी ही। लेकिन दाईं तरफ देखिए OFDM का स्मार्ट तरीका। यहां डेटा को 100 छोटी छोटी बाइक्स में बांट दिया गया। अब ये बाइक्स क्या करेंगी? ये तंग गलियों से अलग अलग रास्तों से निकलकर अपनी मंजिल पर बहुत तेजी से पहुंच जाएंगी। ना ट्रैफिक का झंझट, ना कोई देरी। ओके, तो ये बस और बाइक वाला लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया।
लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पर यह सब होता कैसे? चलिए अब जरा इसके टेक्निकल साइड में गोता लगाते हैं। इस शानदार टेक्नोलॉजी का नाम है OFDM। पूरा नाम है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, एक बड़े हाई स्पीड डेटा सिग्नल को लेता है और उसे कई सारे छोटे छोटे कम स्पीड वाले सिग्नलों में तोड़ देता है। इन्हीं छोटे सिग्नलों को हम सब कैरियर्स कहते हैं, और ये सब कैरियर्स मतलब हमारी बाइक्स एक ही टाइम पर अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी यानी अपनी अपनी लेन पर निकल पड़ते हैं। अब इस पूरे खेल का असली जादू छिपा है ऑर्थोगोनल शब्द में। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो ये पक्का करती है कि हमारी सारी बाइक्स यानी डेटा के टुकड़े एक दूसरे से बिल्कुल ना टकराएं, भले ही वो कितनी भी पास पास क्यों ना चल रही हों। सब अपनी लेन में, कोई एक्सीडेंट नहीं। इसी वजह से डेटा सेफ रहता है और स्पीड भी जबरदस्त मिलती है। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ देखिए। स्टेप 1, एक बड़ा सा डेटा का पैकेट लिया। स्टेप 2, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। स्टेप 3, हर टुकड़े को उसकी अपनी लेन या सब कैरियर पर बिठाया। और स्टेप 4, सबको एक साथ रवाना कर दिया। नतीजा, सारे टुकड़े अपनी मंजिल पर जल्दी और बिना किसी गड़बड़ के पहुंच जाते हैं। ये सब सुनने में शायद बड़ा टेक्निकल लग रहा हो, पर मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हर पल हमारे आसपास काम कर रही है। चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहां-कहां इस्तेमाल होती है। सच तो ये है कि OFDM को हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं बिना जाने हुए भी। जो मोबाइल में 4G, LTE और 5G नेटवर्क चलता है ना, वो इसी पर काम करता है। घर पर जो हाई स्पीड वाईफाई राउटर लगा है, उसकी जान भी यही टेक्नोलॉजी है। मतलब आज की वायरलेस दुनिया की कल्पना भी OFDM के बिना नहीं की जा सकती। और आखिर में इस सारी दिमागी कसरत का, इस पूरी टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है? वो इस एक लाइन में छुपा है, ताकि हम सब HD वीडियो बिना बफरिंग के देख सकें। बस इतना ही। ये सारी मेहनत सिर्फ हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए है। चलिए तो फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या मेन बातें सीखी। तो OFDM का सिंपल सा जीनियस फंडा क्या है? बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उन्हें अलग अलग लेन से एक साथ भेज दो, और बस सुपर फास्ट इंटरनेट एंजॉय करो। बस वो बस और बाइक वाली कहानी याद रखनी है और OFDM का राज हमेशा याद रहेगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमारी डेटा की भूख तो बढ़ती ही जा रही है ना? तो सोचिए, जब हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ जाएंगी कि OFDM भी कम पड़ने लगेगा, तब इसके बाद अगली बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कल में ही मिलेगा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमें शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच भी एकदम क्लियर मोबाइल कॉल करने में मदद करती है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का पूरा साइंस। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? किसी बड़े शहर में हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रहे हैं और फोन पर आवाज कटने लगती है। फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट? पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वेल, ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें सिग्नल के सफर को समझना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं मल्टीपाथ। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, एक खाली कमरे में जोर से आवाज लगाएं तो क्या होता है? गूंज सुनाई देती है ना? बिल्कुल यही चीज मोबाइल सिग्नल के साथ होती है। टावर से तो एक मजबूत सीधा साधा सिग्नल निकलता है, लेकिन शहर में वो बिल्डिंग से, पेड़ों से, दीवारों से टकराता है और कई छोटे छोटे कमजोर सिग्नल्स में बंट जाता है। ये सब कह सकते हैं कि सिग्नल की गूंज हैं, जो हमारे फोन तक अलग अलग रास्तों से थोड़ा आगे पीछे पहुंचती हैं, और बस इसी पूरे चक्कर को कहते हैं मल्टीपाथ। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। नाम है राके रिसीवर। अब ये कोई अलग सी डिवाइस नहीं है जिसे साथ लेकर घूमना पड़े। ये तो पुराने CDMA मतलब 3G फोन्स के अंदर ही लगी एक बहुत ही स्मार्ट चिप या टेक्नोलॉजी थी, और इसका बस एक ही काम था, उन बिखरे हुए बेचारे कमजोर सिग्नल्स को पकड़ना। और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक गार्डन रेक यानी बगीचे की पावड़ी। सोचिए, पावड़ी क्या करती है? वो जमीन पर बिखरे हुए सारे पत्तों को एक साथ खींचकर एक जगह इकट्ठा कर देती है, राइट? रेक रिसीवर एग्जैक्टली यही काम करता है, लेकिन सिग्नल्स के साथ। वो हवा में बिखरे हुए सारे कमजोर सिग्नल्स को पकड़ता है और उन्हें मिलाकर एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देता है। कितना सिंपल और जीनियस आइडिया है ना?
ठीक है, पावड़ी वाली बात तो मस्त थी, पर ये असल में काम करता कैसे है? मतलब टेक्निकली क्या होता है अंदर? चलिए अब जरा इसके काम करने के तरीके को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस रिसीवर के अंदर ना कई छोटे छोटे रिसीवर होते हैं और इंजीनियर्स इन्हें बड़े प्यार से फिंगर्स या उंगलियां कहते हैं। अब हर फिंगर का एक ही टारगेट होता है, वो एक बिखरे हुए देर से आने वाले सिग्नल को पकड़ लेती है। मतलब एक फिंगर ने एक गूंज पकड़ी, दूसरी ने दूसरी, फिर सिस्टम बहुत स्मार्टली इन सारे सिग्नल्स को टाइम मैच करके एक साथ जोड़ देता है। और इस पूरी स्मार्ट प्रोसेस का नतीजा ये कि जो आवाज पहले कट कट कर आ रही थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और स्टेबल हो जाती है। मतलब नो मोर कॉल ड्रॉप्स। चलो, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया में इसका क्या काम है? मतलब इंडस्ट्री में इसे कौन और कहाँ इस्तेमाल करता है? देखिए, जो मोबाइल नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं ना, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी एक सुपर हीरो जैसी थी। खासतौर पर जब वो मुंबई, दिल्ली जैसे घने शहरों में नेटवर्क प्लान करते थे, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की भरमार है। उन्हें पता होता था कि यहाँ सिग्नल का बाउंस होना, बिखरना तो तय है, तो वो पहले से ही रे के रिसीवर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेटवर्क को डिजाइन करते थे। और इसी वजह से हमें उन मुश्किल जगहों पर भी एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कनेक्शन मिल पाता था। तो अगर आज की पूरी बात को एक सिंपल सी लाइन में समेटना हो तो वो ये है: एक कमजोर सिग्नल प्लस एक और कमजोर सिग्नल, और ऐसे कई सिग्नल्स मिलकर बनाते हैं एक मजबूत, एकदम साफ आवाज। ये दिखाता है कि कैसे कई छोटी और कमजोर चीजों को सही ढंग से जोड़कर एक पावरफुल रिजल्ट पाया जा सकता है। रेक रिसीवर बेशक 3G के जमाने की एक कमाल की खोज थी, पर टेक्नोलॉजी तो रुकी नहीं। आज हम 5G और उससे भी आगे की दुनिया देख रहे हैं। तो एक सवाल तो बनता है कि सिग्नल के बिखरने की ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये तो आज भी है। तो आने वाली टेक्नोलॉजीज 5G और उसके बाद की जनरेशन्स इस चुनौती से निपटने के लिए क्या नए और इससे भी बेहतर तरीके इस्तेमाल करेंगी? ये सोचने वाली बात है ना? नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाईफाई की, एक ऐसी चीज जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस अदृश्य दुनिया में जिसे हम इतना भरोसेमंद मानते हैं, कौन-कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं? तो चलिए इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि वाईफाई इस्तेमाल करना असल में किसी खुले पब्लिक पार्क में बैठने जैसा हो सकता है? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से ना इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक वायर्ड नेटवर्क, मतलब जिसमें तार लगा हो, वो एक बंद कमरे की तरह है, पूरी तरह प्राइवेट और सेफ। लेकिन वायरलेस नेटवर्क, वो तो बिल्कुल एक खुले पार्क जैसा है, जहां कोई भी आसपास हो सकता है और आपकी बातें सुन सकता है। तो इस खुले पार्क में सबसे पहला खतरा कौन है? वो है ईव्सड्रॉपर, यानी कोई ऐसा जो छिपकर बातें सुन रहा है, खामोशी से आपकी हर डिजिटल बातचीत पर कान लगाए हुए। इसका मतलब बहुत सीधा है, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल्स हवा में ट्रैवल करते हैं, किसी केबल में नहीं, तो कोई भी सही डिवाइस लगाकर इन सिग्नल्स को पकड़ सकता है। जरा सोचिए, आपके पासवर्ड्स, बैंक की डिटेल्स, पर्सनल चैट्स, सब कुछ सुना जा सकता है। लेकिन इस पार्क में खतरा सिर्फ सुनने वालों का नहीं है। यहाँ एक बहरूपिया भी हो सकता है, जो आपको धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। और ये एक बहुत ही चालाकी भरी चाल है। हैकर क्या करता है, वो एक नकली वाईफाई हॉटस्पॉट बना देता है, जिसका नाम बिल्कुल असली जैसा लगता है, जैसे फ्री एयरपोर्ट वाईफाई या रेलवे स्टेशन फ्री वाईफाई। जैसे ही कोई इससे कनेक्ट होता है, उनका सारा का सारा इंटरनेट ट्रैफिक उस हैकर के कंप्यूटर से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं तीसरे खतरे की। कभी सोचा है, अगर कोई पार्क में आकर इतना शोर मचाने लगे कि कोई दूसरा आपस में बात ही ना कर पाए? बिल्कुल ऐसा ही हमारी डिजिटल दुनिया में भी हो सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रैफिक जैम की कल्पना करना। हैकर नेटवर्क पर इतनी फालतू की रिक्वेस्ट्स भेजता है, इतना जंक ट्रैफिक भेजता है कि असली डेटा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, और नतीजा, पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। इसी को टेक्निकल भाषा में डिनायल ऑफ सर्विस या DOS अटैक कहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे खतरनाक खतरे पर। एक ऐसा हमलावर जो सिर्फ सुनता या रोकता नहीं, बल्कि आपकी बातों को, आपके मैसेज को बीच रास्ते में ही बदल देता है। ये सच में बहुत खतरनाक है,
इसका मतलब ये है कि एक हैकर आपके और आपके बैंक के बीच या आपके और किसी दोस्त के बीच भेजे जा रहे मैसेज को बीच में ही पकड़कर उसे अपने हिसाब से बदल सकता है। और ये कितना गंभीर हो सकता है, इसका एक असली उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा था 100 रुपये भेजो, उसे बीच में ही बदलकर 10,000 रुपये भेजो किया जा सकता है। सोचिए एक पल में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ बात सिर्फ डेटा चोरी की नहीं, डेटा को बदलने की भी है। तो इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, आइए जल्दी से अपने इस डिजिटल पार्क में छिपे 4 बड़े खतरों को याद कर लें। चोरी छिपे डेटा सुनना, धोखे देने के लिए नकली नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को ही जाम कर देना और हाँ, हमारे डेटा को बदल देना। ठीक है, तो ये सब खतरे सुनकर थोड़ी चिंता तो जरूर हुई होगी, पर अब सबसे जरूरी सवाल, हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? बड़ी बड़ी कंपनियां और ऐप्स हमारी सुरक्षा के लिए आखिर करती क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है, एक अदृश्य ढाल जिसे कहते हैं एन्क्रिप्शन। इसे एक डिजिटल ताले की तरह समझिए, जो हमारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। अब अगर किसी के हाथ वो डेटा लग भी जाए तो बिना सही चाबी के वो उसे पढ़ ही नहीं सकता। और ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका इस्तेमाल हर रोज हो रहा है। जब भी हम कोई बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं या किसी भी HTTPS वाली सुरक्षित वेबसाइट पे जाते हैं, हमारा कनेक्शन एन्क्रिप्टेड होता है। यही वो वजह है कि हमारा पैसा और निजी जानकारी ऑनलाइन सेफ रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री इस अदृश्य ढाल का इस्तेमाल करती है। तो अगली बार जब भी किसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचें, बातचीत के लिए जो डिजिटल पार्क चुना गया है वो कितना सुरक्षित है, और क्या वहां आपकी बातों को महफूज रखने के लिए एन्क्रिप्शन जैसी कोई ढाल मौजूद है भी या नहीं। अरे कभी सोचा है कि ये जो वाईफाई है जिसके बिना आजकल हमारा काम ही नहीं चलता, उसका असली नाम कुछ और हो सकता है? आज ना हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे की असली कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये सोचिए, हम सब एक क्लिक में फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये जो इनविजिबल कनेक्शन है, ये बनता कैसे है? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जिसे हम और आप वाईफाई बोलते हैं ना, वो असल में सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोलगेट टूथपेस्ट का एक ब्रांड है। असली टेक्नोलॉजी का नाम वो तो कुछ और ही है, उसका नाम है WLAN। तो ये WLAN है क्या? इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा लोकल नेटवर्क जो बिना तारों के चलता है। जरा सोचिए अपने घर या ऑफिस के बारे में, जहां आपका फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब कुछ बिना किसी वायर के एक दूसरे से और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। बस यही तो है WLAN का जादू। अब मजे की बात यह है कि इस वायरलेस नेटवर्क को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। जी हाँ, इसके 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक वो है जो हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कुछ बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में काम आता है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो इन 2 तरीकों के नाम हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड और एड हॉक मोड। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, पर घबराना नहीं, इनका काम समझना बहुत ही आसान है। तो चलो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मोड को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड की, और इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे एक निकनेम देते हैं, बॉस वाला नेटवर्क। और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हमने इसे ये मजेदार नाम क्यों दिया। तो इस मोड में ना एक सेंट्रल डिवाइस होता है, हमारा राउटर। यही है पूरे नेटवर्क का बॉस। अब आपके घर का हर डिवाइस, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या कुछ और, वो सीधे इसी बॉस से बात करता है। मतलब अगर एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप को कोई फाइल भेजनी है, तो वो फाइल पहले राउटर के पास जाएगी, फिर राउटर यानी हमारा बॉस उसे दूसरे लैपटॉप तक पहुंचाएगा। कोई भी डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्लासरूम का एग्जाम्पल। मान लीजिए बच्चे हैं हमारे डिवाइसेस और टीचर है हमारा राउटर। अब अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से बात करनी है, तो उसे पहले टीचर से परमिशन लेनी होगी, है ना? सारा का सारा कम्युनिकेशन टीचर के थ्रू ही होगा। बस यही है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड का सिंपल सा फंडा। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, एड हॉक मोड, या जैसा हमने इसे नाम दिया है, बिना बॉस वाला नेटवर्क।
और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मोड का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कोई राउटर नहीं, कोई सेंट्रल बॉस नहीं होता। डिवाइसेस अपनी खुद की एक टीम बनाते हैं और बूम, सीधे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। किसी बीच वाले की, किसी बिचौलिए की कोई जरूरत ही नहीं। इसी को टेक्निकली पीयर टू पीयर कनेक्शन भी कहते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एक डिसिप्लिन्ड क्लासरूम था, तो एडहॉक मोड है स्कूल का लंच ब्रेक। सोचिए, कोई टीचर नहीं है और सारे बच्चे आज़ादी से सीधे एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं। कनेक्शन एकदम डायरेक्ट, फास्ट और बिना किसी रोक टोक के। तो ठीक है, हमने ये दोनों मोड समझ लिए, एक बॉस वाला, एक बिना बॉस वाला। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि असली दुनिया में इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखते हैं कैसे। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में आपको एक मेन डिवाइस मतलब राउटर चाहिए ही चाहिए। एडहॉक में बिल्कुल नहीं। कनेक्शन के रास्ते की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हर बात राउटर से होकर जाती है, जबकि एडहॉक में डिवाइसेस सीधे आपस में बात करते हैं। इसीलिए एक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इनका असली इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मोड यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक स्टेबल और सिक्योर नेटवर्क चाहिए। लेकिन जरा एक अलग सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी लड़ाई का मैदान हो या कोई बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी हो, वहाँ राउटर लगाने का टाइम या मौका कहाँ होता है? ऐसी जगहों पर ही सेना के जवान या रेस्क्यू टीम्स एडहॉक मोड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके सारे डिवाइसेस एक दूसरे से सीधे जुड़ सके और बातचीत चलती रहे। कितना ज़रूरी है ये, है ना? तो पूरे बात को अगर एक लाइन में कहें तो जिसे हम वाईफाई कहते हैं, वो असल में WLAN टेक्नोलॉजी है। और ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के दो तरीके देती है, या तो एक बॉस यानी राउटर के जरिए, जिससे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, या फिर सीधे आपस में टीम बनाकर, जिससे हम कहते हैं एडहॉक मोड। तो अगली बार जब शेयरइट या ऐसे ही किसी ऐप से अपने दोस्त को कोई फोटो या वीडियो भेजे ना, तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा कि आप असल में एक छोटा सा बिना बॉस वाला एडहॉक नेटवर्क बना रहे हैं। है ना कमाल की बात? चलिए, अगली बार तक सोचते रहिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों लोगों की भीड़ में, जैसे किसी कॉन्सर्ट में या फिर क्रिकेट स्टेडियम में, हमारा मोबाइल नेटवर्क जादू की तरह कैसे काम करता रहता है? चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब हर कोई एक साथ अपना फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, तब भी इंटरनेट की स्पीड तेज कैसे बनी रहती है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन इसके कमाल के सॉल्यूशंस को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समस्या होती ही क्यों है। इसको ना ऐसे समझिए, एक मोबाइल टावर एक हाईवे की तरह है और हम सब अपने फोन के साथ उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां हैं। अब सोचिए, जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है? ट्रैफिक जाम। नेटवर्क के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हर टावर की एक लिमिट होती है और जब वो पार हो जाती है तो नेटवर्क धीमा पड़ जाता है। तो इस ट्रैफिक जाम का हल क्या है? भाई, यहीं तो इंजीनियर्स का कमाल दिखता है। पहला उपाय है सेल स्प्लिटिंग। नाम से ही लग रहा है ना कि इसमें कुछ तोड़ने या बांटने की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि एक बड़े सेल यानी एक बड़े टावर के कवरेज एरिया को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्से में एक छोटा टावर लगा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अब कई जगहों पर एक साथ हो सकता है, जिससे नेटवर्क की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक बहुत बड़ी दुकान थी, उसकी जगह अब एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो क्या हुआ? अब उसी जगह पर ज्यादा दुकानें खुल सकती हैं और ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं। नेटवर्क की क्षमता भी ठीक इसी तरह बढ़ाई जाती है ना कमाल का आइडिया? अच्छा, तो ये तो हुआ एक तरीका। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, जिसका नाम है सेक्टरिंग। ये तरीका साइज बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि सिग्नल को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। तो इसमें होता यह है कि टावर पर लगे एंटीना अपनी पूरी ताकत चारों दिशाओं में फैलाने के बजाय उसे कुछ खास हिस्सों या सेक्टर में बांट देते हैं। मान लीजिए एक एंटीना सिर्फ 120 डिग्री के एरिया को कवर करेगा। इससे सिग्नल की बर्बादी रुकती है और बाकी यूजर्स के लिए इंटरफेरेंस मतलब रुकावट भी कम होती है।
अरे, इसको तो टॉर्च से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर टॉर्च की रोशनी को एक बल्ब की तरह चारों तरफ फैला दें तो वो धुंधली हो जाएगी, लेकिन अगर उसे एक बीम की तरह एक जगह फोकस किया जाए तो रोशनी ज्यादा तेज और दूर तक जाती है। सेक्टरिंग भी सिग्नल के साथ ठीक यही करती है। और अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही स्मार्ट उपाय की। ये खास तौर पर उन मुश्किल जगहों के लिए है जहां बड़े टावर के सिग्नल आसानी से नहीं पहुंच पाते, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर। इसका नाम है माइक्रोसेल जोन। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम होता है। सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए सीधे बिल्डिंग के अंदरूनी कोनों तक ले जाया जाता है। इससे न सिर्फ कवरेज बेहतरीन हो जाती है, बल्कि रेडिएशन भी बड़े टावरों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो ठीक है, हमने 3 कमाल के तरीके देख लिए, सेल स्प्लिटिंग, सेक्टरिंग और माइक्रोसेल जोन। लेकिन ये असल जिंदगी में दिखते कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं? चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक नज़र में देखें तो ये कुछ ऐसा है। पहला, सेल स्प्लिटिंग, मतलब बड़े सेल को छोटे छोटे सेल में बांटना, जैसे बड़ी दुकान से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना। दूसरा, सेक्टरिंग, यानी सिग्नल को एक दिशा में फोकस करना, बिल्कुल टॉर्च की रोशनी की तरह। और तीसरा, माइक्रोसेल जोन, जो ऑप्टिकल फाइबर से अंदर तक कवरेज देता है। मतलब तीनों ही तरीकों का मकसद एक ही है, नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहाँ होती है? अरे भाई, उन्हीं जगहों पर जहां हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्टेडियम्स, शॉपिंग मॉल और ऐसी कोई भी जगह जहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। टेलीकॉम कंपनियां इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं ताकि हजारों लोग एक ही समय पर बिना किसी रुकावट के अपनी फोटोज और वीडियोज अपलोड कर सकें। अब समझ आया बड़े इवेंट्स में भी नेटवर्क क्यों चलता रहता है। तो अगली बार जब किसी स्टेडियम या भीड़ वाली जगह पर हों और अपना फोन इस्तेमाल करें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि इन 3 तरीकों में से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपके फोन का नेटवर्क चला रही है। यह सोचना वाकई दिलचस्प होगा।